हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्पीड डिस्ट्रिक्ट रैस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर संबंध और फलन को। भैया, संबंध और फलन से आपको 10 नंबर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको संबंध और फलन से 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ये तो 100% फिक्स है कि आपका संबंध और फलन से 10 नंबर आने वाले हैं। और वो 10 नंबर पूछे कैसे जाते हैं उसको समझ लीजिए। वो 10 नंबर पहले अगर आप लोग को डिफिनीसन पता है तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि संबंध और फलन हमें यही कहता है कि अगर आप लोग डिफिनीशन और उसका एग्जाम्पल पता है तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर डिफिनीशन और एग्जाम्पल ही नहीं पता है तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, क्योंकि संबंध और जो फलन होता है आप थ्योरी बेस पे आधारित होता है। जितनी आपको थ्योरी पता रहेगी उतने ही आपको अगर वो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अगर थ्योरी नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर पाओगे। भैया, हम बता दें कि इस वीडियो में हम डिफिनीशन विथ एग्जांपल यानी डिफिनीशन बताएंगे एग्जांपल के साथ। फिर नंबर 2 बात करने वाले हैं ऑप्शनल क्वेश्चन। और बता दें भैया कि ऑप्शनल क्वेश्चन आपको परीक्षा में 1 नंबर को देखने को मिलेंगे। क्लास 12 का जो पेपर है उसमें मैथ में 5 ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और उस 5 क्वेश्चन में से ऑप्शनल से आपका 1 नंबर फिक्स है। यानी संबंध और फलन से उन पांचों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका ऑप्शनल का रहने वाला है, ठीक है। फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। तो 2 आपके शॉर्ट में रहने वाले हैं, एक ऑप्शनल में रहने वाला है और लॉन्ग में एक रहने वाला है, ठीक है। और लॉन्ग कितने का पूछा जाता है, चाहे तो 5 नंबर का पूछा जाएगा, चाहे तो 8 नंबर का। अगर थ्योरम दिया है तो वो आपका 8 नंबर का बन जाएगा। अगर थ्योरम नहीं दिया है, क्वेश्चन दिया है प्रतिचित्रण या फलन से दिया है, तो आपका 5 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही ऑप्शनल और साथ ही डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल, और ठीक है साथ कुछ फार्मूला बता देंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। अब भैया देखो, इस वीडियो में क्या होने वाला है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने लिया है, जो पिछली साल पूछा गया था जो इंपॉर्टेंट है उसको लिया है, और प्लस न्यू एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 में जोड़ा गया है उसको लिया है। फिर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्वेश्चन, यानी हमने एग्जाम्पल को भी लिया है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्या पूछा है इसमें, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्वेश्चन और न्यू इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इतना सबका सार मिला के तब जाके हमने इस पेपर को बनाया है, ठीक है। अब इस पेपर में आपको 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ से एक इसमें का है 5-6 इधर है और 5-6 इधर है। अब भैया इसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप इसी क्वेश्चन को देख लो, 2013-19 में पूछा गया था, अगर इसको उठा लो तो 2019, 20, 22, 23, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पर क्वेश्चन को आपको पहले नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि थ्योरी को क्लियर कर लेना है। अगर थ्योरी की क्लियरिटी रहेगी ज़्यादा तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे, अन्यथा आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन की हम बात आपको बताएंगे, साथ ही इसका हम हल भी देंगे कि आप कैसे इसको परीक्षा में लिखना है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपको कि थ्योरी की। तो थ्योरी कौन सी इंपॉर्टेंट होने वाली है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो संबंध और फलन स्टार्ट करने से पहले आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे क्रमित युग्म के बारे में। तो थ्योरी जो आपकी स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है कि क्रमित युग्म, क्रमित युग्म होता क्या है सबसे पहले उसको समझिए। क्रमित युग्म पढ़ना है, साथ ही परिभाषा के साथ डिफिनीशन पूछ भी सकती है, नहीं भी पूछ सकती है, तो उसकी कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ से क्रमित युग्म से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे भैया पहले बताओ कि क्रमित युग्म तो कुछ लोगों को पता होगा, तो जिन लोगों को नहीं पता है वो भी देख लें, जिन लोगों को पता है वो भी देख लें, ठीक है। अपना क्लियर करते चलें। तो क्रमित युग्म क्या होता है, अगर परिभाषा जानना चाहते हो तो गणितीय समुच्चय के 2 ऐसे अवयव जिनका स्थान फिक्स होता है। कैसा फिक्स होता है, तो अगर आप लोग समझ लेना, इसका परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख देना यहाँ पर दो गणितीय दो गणितीय दो गणितीय वस्तुओं दो गणितीय वस्तुओं के जोड़े दो गणितीय वस्तुओं के जोड़े। भैया ये आपका डिफिनीशन है, डिफिनीशन से पूछा नहीं जाता है, बस डिफिनीशन हम समझने के लिए बता रहे हैं। तो दो गणितीय वस्तुओं के जोड़े को क्रमित युग्म कहते हैं, दो गणितीय वस्तुओं के जोड़े को क्रमित युग्म कहते हैं, ठीक है। और उनका स्थान जो होता है क्रमित युग्म युग्म कहते हैं, ठीक है। तो किसे कहते हैं क्रमित युग्म, भैया परिभाषा बिल्कुल ईजी है, दो गणितीय वस्तुओं के जोड़े को क्रमित युग्म कहते हैं। और इस 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 युग्म के दोनों दोनों अवयव, ठीक है, अवयव का दोनों अवयव का महत्व होता है, ठीक है। बिल्कुल इजी वे में समझना भैया कि दो गणितीय वस्तुओं के जोड़े को क्रमित युग्म कहते हैं, और इस युग्म के दोनों अवयव का क्या होता है, महत्व होता है। और इसे ए क्रॉस बी के रूप में लिखते हैं, ठीक है।
A क्रॉस B के रूप में लिखते हैं। अब रही बात भैया A क्रॉस B, अरे सॉरी A क्रॉस B ना A कामा B कर सकते हो, ठीक है, A क्रॉस B ना A कामा B, ठीक है। तो आपको समझना है कि दो घटती वस्तुओं के जोड़े को क्रमित युग्म कहते हैं और इस युग्म के दोनों अवयव का महत्व होता है और इसे A कामा B के रूप में लिखते हैं। अब एग्जाम्पल क्या होगा उसको समझ लीजिए, एग्जाम्पल भी समझना जरूरी है। तो जैसे हम क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल ले ले, उठा ले, जैसे आपका उठा लिया A कामा B, तो अब ये आपके क्या है, क्रमित युग्म है। तो इनका स्थान जो है वो फिक्स है कि A सिर्फ A के स्थान पर रहेगा और B B के स्थान पर रहेगा। इसको हम B कामा A नहीं लिख सकते हैं, ये A कामा B को हम B कामा A नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि क्रमित युग्म में क्या होता है कि दो घटती वस्तुओं के जोड़े को क्रमित युग्म कहते हैं और इस युग्म के दोनों अवयव का महत्व होता है, यानी दोनों जन का महत्व है, इनके स्थान को आप लोग बदल नहीं सकते हो। तो उसी को क्या बोलते हो, क्रमित युग्म बोलते हो, ठीक है। यानी क्रमित युग्म में दो घटती वस्तुओं के ऐसे जोड़े रहेंगे जिनका स्थान फिक्स रहेगा, उनके स्थान को हम बदल नहीं सकते, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। लेकिन एक बात आपको नोट में याद रखना है, नोट, अब ये नोट आपका क्या है, इंपॉर्टेंट, आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो नोट को आपको अपने नोट्स में उतार लेना है, ठीक है भैया। ये नोट क्या है, समुच्चय, सुन लीजिए, इस नोट क्या है आपके, समुच्चय, समुच्चय के अवयव, जो समुच्चय के अवयव होते हैं भैया, समुच्चय के अवयव के क्रम, के क्रम को, क्रम को बदल सकते हैं, लेकिन क्रमित युग्म के अवयव को बदल नहीं सकते, ठीक है भैया, बदल नहीं सकते हैं। सबको आपको नोट करते चलना है, ठीक है। क्या नोट करते चलना है, पहले आपको परिभाषा नोट कर लेना है, परिभाषा के बाद इसको समझ लेना है कि उनका स्थान जो है फिक्स होता है, उनके स्थान को हम बदल नहीं सकते। लेकिन नोट में इसको आपको स्टार करके नोट कर लेना है। क्यों स्टार करके भैया, कि एग्जाम्पल में आपका, सॉरी, ऑप्शनल में आपके पूछने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, तो इसको आपको किसी भी कीमत पे अपने नोट्स में उतार लेना है। समुच्चय के अवयव को क्रम को बदल सकते हैं, जो समुच्चय है, अगर कोई समुच्चय दिया है, अगर पूछा क्या इसके अवयव को क्रम को बदल सकते हैं, तो हाँ भैया, समुच्चय के अवयव को क्रम को बदल सकते हैं, लेकिन क्रमित युग्म के अवयव को बदल नहीं सकते। यानी अगर ये समुच्चय दिया है A कामा B, तो इसके स्थान को हम बदल देंगे, लेकिन अगर कहा है कि ये क्रमित युग्म है तो क्रमित युग्म में बदल नहीं सकते। तो इसको आपको नोट में याद कर लेना है कि क्या याद करना भैया, समुच्चय के अवयव का क्रम बदल सकते हैं, लेकिन क्रमित युग्म के अवयव का क्या स्थान नहीं बदल सकते। नाम से क्लियर है, क्रमित, क्रमित मतलब क्रम, तो क्रम अगर निश्चित है तो क्रमित युग्म, अगर निश्चित नहीं है तो क्या कहेंगे उसको, समुच्चय। तो समुच्चय के अवयव का क्रम निश्चित नहीं होता है, जबकि क्रमित युग्म के अवयव का जो स्थान होता है वो निश्चित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स आपको क्या करना है, अपने नोट में उतार लेना है। अब भैया आगे बात आती है, अगर आपने क्रमित युग्म पढ़ लिया है तो क्रमित युग्म बात करने के बाद आपका अगर एक नंबर क्वेश्चन बनता है तो आपका ये बनता है कार्तीय गुणन। तो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, इसको भी फटाफट अपने नोट्स में उतार लेना है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब भैया बात आती है कार्तीय गुणन। आप कहोगे भैया ये सब आपका कक्षा 11 का क्वेश्चन है, तो आप लोगों का कक्षा 11 में पढ़े हो तो ठीक है, अगर कोई बात नहीं पढ़े हो तो यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। समुच्चय का कार्तीय गुणन, तो अब कार्तीय गुणन क्या होता है उसको समझ लीजिए भैया। यदि दो अवयव A और B हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमें अवयव प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं, समुच्चय का कार्तीय गुणन। परिभाषा अगर लिखना चाहते हो तो लिख देना, यदि A और B कोई दो समुच्चय, A और B कोई दो समुच्चय हो तो इससे बनने, भैया परिभाषा बहुत ही इजी है, बनने वाले क्रम को क्रमित युग्म कहते हैं, ठीक है, क्रमित युग्म कहते हैं। अब क्या हुआ भैया, A और B कोई दो समुच्चय हैं, तो उनसे जो क्रम बनेगा उसे क्या बोलेंगे, क्रमित युग्म, सॉरी क्रमित युग्म ना भैया, यहाँ पर गलती हो गई थोड़ी सी, इसको बोलते हैं कार्तीय। यहाँ पर आपको इसको काट देना, यहाँ पर लिख देना है कार्तीय गुणन। क्या करना है, इसको कार्तीय गुणन करना है, ठीक है।
क्रमित युग्म तो हमने पीछे बताया जिसके स्थान निश्चित होते हैं। अब ये आपका क्या है, कार्तीय गुणन। अब इसको दिखाते किससे हैं भैया, तो इसको लिख देना कि a क्रॉस b से दिखाते हैं। ये क्या है, कार्तीय गुणन का सिंबल है, यानी इससे इसका क्या कहते हैं, हमें दिखाते हैं। अब भैया बोलो, समुच्चय का कार्तीय गुणन पता चल गया होगा कि समुच्चय का कार्तीय गुणन होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो आपका एग्जाम्पल समझने के लिए कार्तीय गुणन का हम a बराबर कुछ मान लेते हैं। जैसे a बराबर हमने मान लिया 1 2 और 3। और एक बात याद रखना नोट में, हमेशा जो समुच्चय होते हैं उसको मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो जितने भी समुच्चय रहेंगे उसको हमेशा किसके अंदर लिखेंगे, मझले कोष्ठक के अंदर। अब b बराबर लिख दो तो कुछ भी आप ले लो, a ले लो, b ले लो, c ले लो। अब इसका हमें कार्तीय गुणन निकालना है। तो कार्तीय गुणन निकालने खातिर आपको a क्रॉस b पता रहना चाहिए। तो ठीक है, a क्रॉस b, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, इधर से एक बन जाएगा, इधर से a। ठीक है, इधर से बनाना है तो 2 और कर सकते हो b, और इधर का बनाना है तो कर सकते हो 3 और c। एक तो ये बना सकते हो, अगर ये नहीं बनाना है तो और क्या बना सकते हो आप, एक इसका और बन सकता है, 1 कामा b भी कर सकते हो, फिर 2 कामा b भी कर सकते हो, फिर 3 कामा b भी कर सकते हो। अब देखो सबका मल्टीप्लाई, एक बार एक का a में, एक का एक बार b में, एक बार एक का c में। तो एक बार एक का a में कर दिया, एक बार b में, एक बार c में। तो c वाला चाहो भी दिखा सकते हो, 1 कामा c और फिर 2 कामा c और 3 कामा यहाँ पर हो जाएगा आपका c। ठीक है, यानी तीनों दिखाना है। चाहे तो आप इधर से करके दिखा सकते हो, चाहे सीधे सीधे करके दिखा सकते हो, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, यानी एक का ए में, एक का बी में, एक का सी में। तो एक का ए में, बी में, सी में, फिर 2 का बी में, 2 का बी में, सॉरी 2 का बी में, ए में होगा यहाँ पर, 2 का ए में, 2 का बी में, 2 का सी में, फिर 3 का ए में, 3 का ए में, 3 का बी में, 3 का सी में। ऐसे करते हैं हम कार्तीय गुणन निकालते हैं। यानी पहले एक का मल्टीप्लाई, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 3 का, 3 का, 3 का, और इसे क्या बोलते हैं हम, कार्तीय गुणन। ठीक है, अब ये आपका क्रमित युग्म और कार्तीय गुणन क्लियर होगा। ठीक है, और क्रमित युग्म और कार्तीय गुणन के बाद जो आपकी बात आती है वो बात आती है संबंध की। ये दोनों तो पिछली कक्षाओं के थे, लेकिन इस पार्ट में पढ़ना है संबंध। तो आपके जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है कि संबंध। संबंध होता क्या है, आपको पता होगा कि संबंध को हम बोलते हैं रिलेशन। तो रिलेशन होता क्या है, तो जैसे हम कोई एग्जाम्पल उठा लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेना ध्यान से। जैसे हम उठा लें रामू। ठीक है, रामू के पिता, रामू के पिता, रामू के पिता सोहन है। ठीक है, रामू के पिता सोहन है। और मान लो कोई उठा लेते हैं एक और एग्जाम्पल, यक्स का वर्ग y है। यक्स का वर्ग क्या है, y है। इसी प्रकार अगर यक्स जो है, यक्स y से विभाज्य है। ध्यान समझना, पहले इसको रिलेशन समझ लेना, यक्स y से विभाज्य है। अब भैया ये बताना, रामू सोहन के पिता है तो किस रिलेशन से जुड़े हैं, पिता के। अगर यक्स वाई का वर्ग है, किस रिलेशन से जुड़े हैं, वर्ग से। और यक्स वाई से विभाज्य है, किस रिलेशन से जुड़े हैं, विभाज्य से। यानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दो समुच्चय किसी न किसी कारणवश एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो उस जिस कारणवश से एक दूसरे को जुड़े होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, संबंध। ठीक है, ये समझना, रामू के पिता सोहन है, यक्स वाई का वर्ग है, यक्स वाई से विभाज्य है, ये किसी न किसी कारणवश से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो किस कारणवश से, सोहन अगर के पिता हैं तो पिता के कारणवश से जुड़े हैं। ये किस कारणवश से जुड़े हैं, वर्ग के। और ये किस कारणवश से जुड़े हैं, विभाज्य के। तो ये किसी न किसी कारणवश से एक दूसरे से जुड़े हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, संबंध। तो जब कोई दो समुच्चय किसी न किसी कारणवश से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, संबंध। और इसको दिखाते किससे हैं, अगर रामू के पिता सोहन है तो दिखा देना कि रामू जो है, रामू का रिलेशन, जिसे हम मान लेते हैं यहाँ पर, इसको काट दो, यक्स वाई का वर्ग है तो इन दोनों में रिलेशन है, तो यक्स रिलेशन वाई, इसको इस रूप में पढ़ते हैं। तो यक्स रिलेशन वाई, और यक्स वाई से विभाज्य है तो इसको भी पढ़ सकते हो, यक्स रिलेशन वाई। यानी इन दोनों के संबंध को दर्शाने के लिए हम बीच में किसका प्रयोग करते हैं, आर का। और आर का अर्थ क्या है आपको, रिलेशन। यानी रिलेशन मतलब दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना, वही आपका क्या कहलाता है, रिलेशन। ठीक है, और रिलेशन ज्ञात करने के बाद आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, प्रांत और परिसर। क्या होता है भैया, प्रांत और परिसर। फलन का प्रांत अलग होता है और संबंध का प्रांत अलग होता है, इसको याद रखना, फलन का प्रांत अलग और संबंध का प्रांत अलग। ठीक है, अब संबंध का प्रांत किसे कहते हैं, जैसे मान लो कोई दो समुच्चय हैं, जिसे a बराबर हमने ले लिया 1 2 3 और b बराबर ले लिया आपका 2 4 6। ठीक है, अब बताना, ध्यान सुनना, प्रांत की परिभाषा। प्रांत किसे कहते हैं, समुच्चय a और b के
क्रमित युग्म, जिसे इनका हम क्रमित युग्म निकाल लें तो क्रमित युग्म हमने बताया था, अगर आप लोग क्रमित युग्म निकालोगे तो एक का एक बार एक बनेगा, एक बार 1, 2 बनेगा, एक बार 1, 4 बनेगा, एक बार 1, 6। मान लो हम इतने ही लेके दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो प्रांत होता क्या है उसको समझना ध्यान से। प्रांत भैया वह अवयव हैं जो क्रमित युग्म के सभी प्रथम अवयव हैं, यानी सिंपल से वे में क्रमित युग्म के सभी प्रथम अवयव क्या कहलाएंगे? प्रांत। और क्रमित युग्म के सभी द्वितीय अवयव क्या कहलाएंगे? परिसर। तो अभी हमें प्रांत पढ़ना है, तो प्रांत समझना जो ए का मान, अगर डायरेक्टली हम लोग को बताना है, अगर क्रमित युग्म दिया है, क्रमित युग्म में तो जो प्रथम अवयव है सबको ले लो। अगर क्रमित युग्म के रूप में न देकर सिर्फ ए और बी दिया है तो जो ए वाला है वो प्रांत और जो बी वाला है वो परिसर, ठीक है। लेकिन अगर क्रमित युग्म में दिया है तो क्रमित युग्म का प्रथम अवयव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर ए और बी दिया है तो आप लोग इसको लिख देना, ए का क्या है 1, 2 और 3, ये सब आपको क्या कराएंगे? प्रांत, अगर इस रूप में दिए हैं। लेकिन अगर इस रूप में ना देकर आपको इस रूप के दिया है, देखना एक बार और एग्जाम्पल समझना यहाँ पर। अगर इस रूप का दिया है, अगर एग्जाम्पल 1, 2, फिर दिया है आपका 2, 4, फिर दिया है आपका 3, 5, अब पूछा है कि भैया इसके प्रांत बताओ। तो प्रांत बताना बिल्कुल ईजी है भैया। प्रांत आप लोग कैसे बताओगे? प्रांत बताने के लिए क्या होता है कि समुच्चय के सभी प्रथम अवयव, तो प्रथम मतलब जो पहले पर आए हैं, 1 और 2 और 3, तो आपके प्रांत निकल जाएंगे 1, 2, 3, ये आपके क्या हो जाएंगे भैया? आंसर, ठीक है। अब बात आती है प्रांत के बाद इसी के साथ एक और पढ़ना होता है परिसर। तो प्रांत और परिसर से भैया एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। परिसर किसे कहते हैं उसको समझ लीजिए। परिसर वो होता है जो क्रमित युग्म के सभी द्वितीय अवयव होते हैं, द्वितीय मतलब पीछे वाले। तो ये क्या होते हैं? समुच्चय के, अगर आप लोग लिखना चाहो तो बस समझ लेना, यहाँ पर आप लोग इसको लिख लेना, समुच्चय के द्वितीय अवयव। समुच्चय क्या होते हैं? द्वितीय अवयव। तो जो समुच्चय के द्वितीय अवयव होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब होते हैं परिसर। और समुच्चय के जो प्रथम अवयव होते हैं वो सब क्या होते हैं? प्रांत। अगर एग्जाम्पल हम कोई लेके आपको समझाना चाहें तो एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो। जैसे दिया है A, B दिया है और C, D दिया है, उसके बाद इसमें दिया है E, F। अब भैया इसका देखो दोनों क्लियर होने वाला है, बिल्कुल ध्यान सुनना कि प्रांत और परिसर क्या होता है। तो हमने बताया अभी प्रांत वो होता है जो क्रमित युग्म का सभी प्रथम अवयव। तो प्रथम अवयव आपको क्या दिख रहे हैं? ए दिख रहे हैं और सी दिख रहे हैं और क्या दिख रहे हैं? ई दिख रहे हैं। तो प्रांत आपके क्या हो जाएंगे? ए, सी और ई, ठीक है। आपके प्रांत क्या होंगे? ए, सी और ई। अगर इसी पे आपको निकालना है परिसर, क्या निकालना है भैया? परिसर। तो परिसर निकालना है तो डिफिनीशन बिल्कुल क्लियर है, समुच्चय के द्वितीय अवयव, द्वितीय मतलब पीछे वाले। तो पीछे वाले पे क्या बन रहे भैया उसको समझना, क्या बन रहे हैं? बी और डी और एफ। तो आपके क्या आंसर हो जाएगा प्रांत का? ए, सी और ई और बी, डी और एफ। तो प्रांत और परिसर से आपका एक नंबर क्लियर हुआ। अगर आप लोग को प्रांत और परिसर से जितने भी क्वेश्चन मिले उसको कर लेना, अगर नहीं आएगा तो भैया कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, हम उसको करवा देंगे, ठीक है। लेकिन प्रांत और परिसर से एक नंबर बनता है तो इसको आपको क्या करना है? उसको किसी भी कीमत पे क्लियर कर लेना। अब बात आती है प्रांत और परिसर के बाद एक नोट आपको याद रखना है। क्या नोट याद रखना है भैया? उसको भी समझ लेना। नोट में है आपके परिसर, परिसर इसको याद कर लेना भैया और अपने नोट्स में उतार लेना। परिसर के, परिसर के अवयव, परिसर के अवयव, परिसर के अवयव को ही सहप्रांत कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? परिसर के अवयव क्या कहते हैं? सहप्रांत कहते हैं। तो इसको भी किसी भी कीमत पे अपने नोट्स में उतार लेना, क्योंकि भैया जो आपके अगर पूछ दिया जाए कि सहप्रांत किसे कहते हैं तो सहप्रांत तो आप लोग कहोगे सर बताए नहीं थे। तो जो परिसर वाला भैया होता है उसी को क्या बोलते हैं? सहप्रांत। तो परिसर वाले अवयव की क्या बोलेंगे आप लोग? सहप्रांत। तो सहप्रांत आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब परिसर, प्रांत और सहप्रांत क्लियर होने के बाद एक नोट आपको याद रखना है जहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में और 2023 में भी आया था। तो इसको आपको क्या करना है? अपने नोट्स में उतार लेना है, इस नोट को भी। तो ये नोट आपका ये है कि यदि दो परिमित, यदि दो परिमित समुच्चय, समुच्चय ए तथा बी, ठीक है,
ए तथा बी। भैया एक बात बता दें, जितने भी नोट हम बता रहे हैं आप लोग किसी भी नोट को मिस मत करना। क्या पता आप लोग जिस नोट को मिस करते हो वही पेपर में आ गया तो आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेरी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी हम बता रहे हैं नोट्स आपको अपने नोट में उतार लेना है और उसको 1 से 2 बार रिवीजन करना है। अगर एक बार वीडियो समझ नहीं आए दोबारा देख लेना, ताकि दोबारा देखने पर आपकी क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी, आप लोग बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को कर लोगे। लेकिन अगर आप लोग अन्यथा वीडियो को छोड़ के जाते हो या वीडियो को बीच में मिस करते हो तो वो आपकी गलती होगी भैया, तो आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम इस वीडियो में बिना कुछ फालतू बात किए बस केवल उन्हीं क्वेश्चनों का एनालिसिस लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभी हम आपको उन क्वेश्चन का एनालिसिस कराएंगे जिसका माने हमने एक तरह से आप लोग समझ सकते हो कि गेस पेपर यानी गेस क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसको कराने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप लोग वीडियो को मिस करते हो तो भैया आपकी गलती है कि आपके नंबर कटने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो को फुल वॉच करना, ठीक है। अब ये बात रही नोट वाला, यदि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी, अब ए तथा बी में अवयव क्रमशः यम यम और यन है। यम और यन कर सकना है यहाँ पे, यम और यन है, ठीक है। यानी दो परिमित समुच्चय में ए और बी के अवयव क्रम से यम और यन है, यानी ए का अवयव यम है और बी का क्या है, यन है। और इसमें क्या पूछेगा, कुल संबंधों की संख्या। तो इसके कुल संबंधों की संख्या, तो कुल संबंधों की संख्या जो होगी, कुल संबंधों की संख्या ये आपकी हो जाएगी भैया, इसको समझना, कुल संबंधों की संख्या हो जाएगी 2 के पावर यम और यन। ये आपका हो जाएगा नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, 2023 में पूछा गया था, इसलिए आपको मिस नहीं करना है, इसको अपने नोट्स में उतार लेना है। क्या उतारना है कि समुच्चय ए और बी में क्रमशः अवयव क्या है, यम और यन। उसमें अगर पूछा कुल संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या पूछा है तो 2 के पावर यम यन। लेकिन अगर फलनों की संख्या पूछा है तो फलन का अलग फार्मूला है, फलन वाला भी बताने वाले हैं। आप लोग अभी संबंध का क्लियर कर लीजिए कि अगर संबंध पूछा जाएगा 2 के पावर क्या हो जाएगा, यम और यन, ठीक है। ये आपका क्लियर होगा। अब इसके बाद आगे बात आती है आपके प्रतिलोम संबंध की। तो प्रतिलोम संबंध भी एक नंबर बन सकता है। प्रतिलोम संबंध ज़्यादा बहुत ही ईजी है, बिल्कुल सिंपल वे में। प्रतिलोम संबंध क्या होता है भैया, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन बिल्कुल ईजी होता है। अगर भैया कोई भी अवयव दिया है क्रमित युग्म के, उसके स्थान को बदल दो, ठीक है। अगर परिभाषा सुनना है तो परिभाषा बिल्कुल ईजी है। क्रमित युग्म के अवयवों, ठीक है, अवयवों को, क्रमित युग्म के अवयव को परस्पर, ठीक है, परस्पर बदलने पर जो संबंध प्राप्त होता है, ठीक है, जो संबंध प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिलोम संबंध। यानी क्रमित युग्म के अवयव को परस्पर बदल दें तो जो संबंध प्राप्त होगा वो आपका क्या कहलाएगा, प्रतिलोम संबंध। एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो एग्जाम्पल आपका जिसे दे दिया जाए, क्रमित युग्म ए कामा बी और बी कामा सी और सी कामा डी और ई कामा एफ, ठीक है। ये दिया है, आपका निकालना है इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए यानी क्रमित युग्म के स्थान को बदल दो, जो ए के स्थान पे है बी पे कर दो, जो बी के स्थान पे है ए के स्थान पे कर दो। तो इसको कर देना आप लोग बी कामा ए और इसको कर देना सी कामा बी, इसको कर देना भैया आपका डी कामा सी और इसको कर देना एफ कामा ई। तो ये आपका निकल जाएगा प्रतिलोम संबंध। तो प्रतिलोम संबंध निकालने का बहुत ही इजी ट्रिक है, क्रमित युग्म के स्थान को बदल दो तो जो संबंध प्राप्त होगा प्रतिलोम संबंध कहलाएगा। तो कोई भी क्रमित युग्म आप लोग ले लोगे, उसके स्थान को आप लोग बदल दोगे तो उसे क्या बोलेंगे आप लोग को, प्रतिलोम संबंध। यहाँ से एक नंबर पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, तो आप लोग क्या करना है, क्लियर कर लेना, कोई भी आपको छूटना ना पाए, ठीक है। अब ये बात हो गई आपके संबंध की। संबंध में एक संबंध और आता है, ये लास्ट है इस संबंध के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे फलन के, और संबंध और फलन बात करने के बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन जो आपको पूछे जाने वाले हैं। तो भैया एक संबंध की बात आती है, वो होता है आपका तुल्यता संबंध, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आप लोग इसको समझ लीजिए, तुल्यता संबंध होता क्या है। अब भैया रही बात तुल्यता संबंध की,
तो ऐसा संबंध जिसमें आपका ट्रांजिस्टिव मतलब सम्मित संबंध, संक्रमक संबंध और स्वतुल्य सब हो, उसे क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध। और ये संक्रमक, सम्मित और स्वतुल्य होता क्या है, इसकी वीडियो हमने बना दिया है, आप लोग जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हो, तब आपको बिल्कुल ईजी वे में आपको समझ में आएगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो हम यहाँ पर भी क्लियर कर देना चाहते हैं। अब तुल्यता संबंध में ये ऐसा संबंध जिसमें आपका सम्मित देखने को मिले। सम्मित मतलब सुनना, अगर यक्स का जो रिलेशन है जो वाई से हो, वही वाई का अगर यक्स से हो तो उसे बोलते हैं आपका सममित संबंध। क्या बोलते हैं भैया? सममित संबंध। ठीक है, ये आपका हो गया सम्मित संबंध। यानी ऐसा रिलेशन जो यक्स का वाई से हो, वही वाई का यक्स से हो, उसे क्या बोलेंगे? सममित संबंध। भैया यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, थ्योरम होती है 2 और एक क्वेश्चन है यहाँ से आपके बनने वाले, तो आपके यहाँ से 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको तनिक भी मिस मत करना। जितने भी स्टेप बता रहे हैं उसको याद करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं और कन्फर्म एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ए के बाद बी वाला बात आता है, सम्मित के बाद क्या आता है? स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब स्वयं का स्वयं से, जैसे यक्स रिलेशन यक्स, यानी यक्स का रिलेशन यक्स से, यानी स्वयं का स्वयं से, उसे ही क्या बोलेंगे? स्वतुल्य। क्या बोलेंगे भैया इसे? स्वतुल्य। तो स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध नाम से क्लियर है, स्वयं का स्वयं से, उसे क्या बोलेंगे? स्वतुल्य संबंध। अब नाम आता है नंबर 3 का। नंबर 3 का क्या आता है? संक्रमक। संक्रमक क्या होता है उसको ध्यान समझना, यानी अगर जो यक्स का रिलेशन वाई से है, ठीक है, और वही वाई का रिलेशन जेड से होगा, तो हम कह सकते हैं कि वही रिलेशन होगा यक्स और जेड का, इसे बोलते हैं आपका संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध। ठीक है, इस पे हमने अलग से वीडियो बना दिया है, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग जाके वहाँ से वीडियो को देख लेना। पहले स्वतुल्य तुल्यता संबंध ज्ञात करने के लिए उसको आपको 3 रूल फॉलो करना पड़ेगा इस तुल्यता के लिए। क्यों तुल्यता इंपॉर्टेंट है उसको हम बता रहे हैं भैया, कि तुल्यता से आपके क्वेश्चन बनने वाले, इसलिए आपको इसको इंपॉर्टेंट करना है और किसी भी कीमत पे आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर तुल्यता की परिभाषा बताना है तो ऐसा संबंध जिसमें सम्मित संबंध, स्वतुल्य और संक्रमक तीनों हो, उसे क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध। परिभाषा तो बिल्कुल ईजी है, परिभाषा समझ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे है उसको समझना। तो पहले सम्मित क्या होता है? सम्मित मतलब अगर यक्स का रिलेशन वाई से है, वही वाई का यक्स से हो गया तो सम्मित, सम्मित प्रूफ हो गया। अगर यक्स का यक्स से यानी स्वयं का स्वयं से हो, वो क्या हो गया आपका? स्वतुल्य हो गया। अगर यक्स का वाई से, वाई का जेड से, यक्स का जेड से हो, तो उसे क्या बोलेंगे? संक्रमक संबंध। तो संक्रमक भी बिल्कुल ईजी है, यानी जो यक्स का रिलेशन वाई से है वही वाई का जेड से होगा, तो इससे क्लियर होता है कि वही संबंध यक्स और जेड में होगा, तो इसे क्या बोलेंगे? संक्रमक संबंध। अगर ये तीनों रूल फॉलो करते हैं, तो अगर ये तीनों रूल फॉलो करते हैं भैया, तो वो आपका क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध। तो हो जाएगा तुल्यता संबंध। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको क्वेश्चन भी क्लियर करना है। ठीक है, अब तुल्यता संबंध के बाद ये आपका संबंध खत्म होता है और ये तीनों भी आपका खत्म हो गए। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग जाके वहाँ से वीडियो देख लेना। ठीक है, अब सम्मित के बाद आता है, ये जब खत्म हो गया तो आपका बात आता है प्रतिचित्रण। ठीक है, क्या आता है? प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण जिसको बोलते हैं भैया फलन। क्या बोलते हैं? फलन। आप चाहो प्रतिचित्रण कहो, चाहे आप क्या कहो? फलन कहो, नाम एक ही है, तो नाम से कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको बोल सकते हो मैपिंग या फंक्शन। तो मैपिंग और फंक्शन हमें समझना है, तो हमें ज़्यादा फलन में ज़्यादा कुछ तो कट गए हैं, तो कुछ ही पढ़ना है। तो पढ़ना हमें क्या क्या है उसको समझ लीजिए। आच्छादक पढ़ना है, एकांकिक पढ़ना है और अंतरछेदी पढ़ना है, बस 3-4 ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको फलन की परिभाषा याद होनी चाहिए। तो फलन की परिभाषा बिल्कुल ईजी है कि दो समुच्चय ए और बी किसी नियम एफ द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ए का प्रत्येक अवयव बी से संबंधित हो और बी का प्रत्येक अवयव ए से, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एफ रिलेशन ए और बी, यानी जो एफ का रिलेशन है किससे? ए और बी से। भैया इसको दिखाते कैसे? सुनना पढ़ना, एफ संबंधे ए और बी, यानी एफ का संबंध किससे है? ए और बी से, इसी को बोलते हैं फलन। यानी फलन दिखाने का ये तरीका है, एफ का संबंध ए और बी से। इसको बोलते हैं तीर का चिन्ह मतलब और, यानी और मतलब किससे? ए और बी से, यानी ए और बी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उस संबंध को क्या दिखाते हैं? एफ। अब परिभाषा सुनना, परिभाषा क्या होता है? यदि, यदि परिभाषा भी बिल्कुल क्लियर कर लेना, यदि दो समुच्चय, यदि दो समुच्चय ए और बी, यदि दो समुच्चय ए और बी किसी किसी नियम किसी नियम किसी नियम यफ द्वारा इस प्रकार संबंधित हो, ठीक है, ध्यान सुनना, इस प्रकार संबंधित हो कि ए
का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव, भैया परिभाषा को बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि परिभाषा भी पूछी सकती है। ए का प्रत्येक अवयव, अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो परिभाषा क्लियर होनी चाहिए, अन्यथा आप लोग क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव बी के अवयव से संबंधित, ठीक है, क्या है, संबंधित हो, तब ए से बी में फलन होगा, ठीक है, ए से बी में फलन होगा। ये परिभाषा को बिल्कुल क्लियर करना है, परिभाषा समझना भैया, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन करने के सबसे मेन रीजन क्या है, परिभाषा। और ये थियरी वाला सेक्शन है तो आप लोग थियरी वाला सेक्शन किसी भी टाइम पे आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि अगर आप लोग थियरी वाला सेक्शन कंप्लीट नहीं करते तो आप लोग क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। और इस पार्ट से आपको थ्योरम देखने को ज़्यादा मिलेंगी, और थ्योरम करने का एक सबसे मेन रीजन क्या होता है, आपका थियरी। तो आपको थियरी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। और प्रतिचित्रण, ठीक है, प्रतिचित्रण या फलन, तो इसको दिखाते हैं। यह संबंध ए और बी का है। अब परिभाषा क्या है, यदि दो समुच्चय ए और बी किसी नियम यफ द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो, तो ए का प्रत्येक अवयव बी से संबंधित हो, तब ए और बी फलन होगा। यानी यफ इस प्रकार संबंधित होना चाहिए कि ए का प्रत्येक अवयव किससे कनेक्ट हो, बी से, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी से कनेक्ट होगा, तब ए और बी एक क्या होंगे, फलन। यानी फलन क्या होता है, मैपिंग या प्रतिचित्रण, ठीक है भैया। अब फलन में अभी हमने बताया था संबंध का एक नोट और फलन का एक नोट, दोनों को याद कर लेना। यहाँ से तो हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर फलन का पूछा है इस बार तो अगली बार संबंध का पूछेगा, अगर संबंध का पूछा है तो फलन का पूछेगा, ये तो फिक्स है, किसी ना किसी एक का पूछा जाता है। दो दिए नोट, एक फलन का है एक संबंध का है, तो हमने संबंध का बताया, अब फलन का बताने जा रहे हैं। दोनों को याद रखना, अगर आपको एक नंबर चाहिए तो आपको संबंध और फलन का नोट को याद रखना है। तो अब देखिए इसका नोट क्या है, प्रत्येक, दो नोट है उसको याद सुनना, प्रत्येक फलन एक संबंध है, प्रत्येक फलन एक संबंध है, परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं है, ठीक है। समझना क्या कह रहे हैं इसको, यानी प्रत्येक फलन को हम एक संबंध कह सकते हैं लेकिन संबंध को कभी फलन नहीं कह सकते हैं। प्रत्येक संबंध को फलन कह सकते हैं, संबंध फलन नहीं कह सकते हैं, लेकिन फलन को संबंध कह सकते हैं। इसको नोट में याद रखना है, फलन संबंध हो सकता है लेकिन प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता, ठीक है। अब इसका एक नोट और याद रखना है जिसमें अवयव की संख्या निकालने वाला बताए थे, एक आपका संबंधों की संख्या निकालने वाले बताए थे, एक फलनों की संख्या। तो चाहे तो फलनों का पूछेगा चाहे संबंधों का, एक तो फिक्स है पूछने वाला है, तो इसको आपको याद रखना है। यदि दो परिमित समुच्चय, क्या है भैया, दो परिमित समुच्चय ए और बी, क्या है भैया, ए और बी। एक बात ध्यान सुनने कि मेरा ये लिखने का जो परिभाषा डिफिनीशन लिखने का तात्पर्य ये है कि अगर आप लोग डिफिनीशन को देखोगे और एक बार मेरे बातों को सुनोगे तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड में ये परिभाषा बैठ जाएगी, और एक बार दोबारा आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, परिभाषा को लिख के और बोल को आपको बता रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो यदि दो परिमित समुच्चय ए और बी में अवयव P और Q हैं, ठीक है, क्या है भैया, P और Q हैं, तो फलन की संख्या, तो फलनों की संख्या या P इंटू Q होगी, ठीक है, P इंटू Q होगी। याद रखना वहाँ पर अगर हम बताए थे संबंधों की संख्या, तो संबंधों की संख्या थी 2 की पावर m इंटू n, ये आपकी संबंधों की संख्या थी। लेकिन फलनों की संख्या क्या होती है, P इंटू Q, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा, वो निकलेगी संबंधों की संख्या। और इसके पहले क्या था आपके क्या था, संबंधों की संख्या करेंगे 2 की पावर m n, लेकिन फलनों की संख्या क्या करेंगे, P इंटू Q, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा। तो इसको आप लोग किसी भी कीमत पे अपने नोट्स में उतार लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने वाला, चाहे फलनों की संख्या पूछेगा चाहे संबंधों की संख्या। तो 2023 में आपका संबंधों की संख्या पूछा था और 2023 में ये फलनों की संख्या पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो इसको आपको अपने नोट्स में उतार लेना है कि फलनों की संख्या पूछी जाने वाला है। अब भैया फलनों के प्रकार की बात आती है, तो फलनों के प्रकार में आपको जितने फलन पढ़ने बस उसको समझना। तो आपका जैसे पहला फलन पढ़ना है आच्छादक, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, चाहो तो परिभाषा लिख लेना।
आच्छादक फलन क्या होता है उसको समझना ध्यान से। बिल्कुल भैया, चाहते तो हम क्या करते हैं, परिभाषा को हम नहीं लिखते, क्या करते हैं डायरेक्टली समझा देते हैं। लेकिन समझाने से क्या होता है कि आप लोग को कुछ टाइम बाद भूल जाते हो। लिख के क्या करेंगे, इस टाइम हम आपको बोल को समझा रहे हैं और साथ ही लिख भी रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे, एक बार देखो कि सर कैसे लिख रहे हैं और कैसे बोल के समझा रहे हैं, तो आपको जो हम बोलेंगे वो आपके माइंड में सेट होगा। और एक बार आप लोग लिखोगे अपने नोट्स में तो आपको फिर से और क्लियरिटी आएगी। तो जितनी बार आप लोग पढ़ोगे उतनी बार क्या होगी, क्लियरिटी होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है। अब बात आती है आच्छादक फलन के। तो आच्छादक फलन होता क्या है समझ लेना बिल्कुल ध्यान से। यदि, परिभाषा सुनना बिल्कुल क्लियर है, यदि यफ फलन यफ फलन ऐसा हो यफ फलन ऐसा हो कि y का प्रत्येक, ठीक है। यदि यह फलन ऐसा हो कि y का प्रत्येक अवयव यक्स के, मैं तुम हट जाओ थोड़ा, तो यहाँ पर आके ये परेशान करिए, अवयव के कम से कम, ठीक है भैया, कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब हो, क्या हो, का प्रतिबिंब हो, ठीक है, प्रतिबिंब हो। परिभाषा सुनना, आप लोग परिभाषा बताने के बाद कहोगे सर जी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। प्रतिबिंब हो तो उसे क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन। यानी क्या है आच्छादक फलन, यदि यह फलन एक ऐसा फलन हो कि y का प्रत्येक अवयव किससे हो, x के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब हो। तो जिसे हम समझा दें, x बराबर हमने ले लिया आपका 1, 2 और 3, और y बराबर ले लिया और 2 और 3। अब आप बना दो 2 का 3 से और 3 का 3 से और 3 का 2 भी से भी कर सकते हो। हमें क्या कहा है कि y का प्रत्येक अवयव यानी y का एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। x का छूट सकता है लेकिन y वाला अवयव छूटना नहीं चाहिए। अगर y वाला छूटा तो आच्छादक फलन नहीं होगा, लेकिन अगर x वाला छूटा तो आच्छादक फलन होगा, ठीक है। तो हमें y का कोई भी अवयव छोड़ना नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, आच्छादक फलन, ठीक है। परिभाषा बिल्कुल क्लियर है। यदि यह फलन ऐसा हो कि y का प्रत्येक अवयव, देख लो y में 2 अवयव थे, सबका अवयव प्रतिबिंब बन रहा है किसमें, x से, तो उसे क्या बोलेंगे, आच्छादक फलन। लेकिन अगर y वाला कोई भी अवयव छोड़ देते हैं तो वो आच्छादक फलन नहीं कहलाता, ठीक है। अब बात आती है नंबर 2 की। नंबर 2 पे आपको क्या पढ़ना है उसको समझ लीजिए। नंबर 2 में आपको पढ़ना है, यहाँ पर क्या था इसका, बहु एक फलन। क्या होता है, बहु एक फलन, ठीक है। तो जितने फलन पढ़ने हैं बस हम उसको बता रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको इसके बाहर से कुछ नहीं पढ़ना, जितने बता रहे हैं बस इसके ही अंदर से आने वाला है। तो भैया आपको जब पता है कि इसके अंदर से आने वाला है तो आप लोग 1 से 2 बार इसको रिवीजन कर लें, ठीक है, ताकि आपकी क्लियरिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। बहु एक फलन की परिभाषा, हम परिभाषा लिखेंगे, आप लोग को डिफिनीशन बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगी। देखना, किसी फलन में ए के एक से अधिक अवयव, एक से अधिक अवयव समुच्चय B के एक ही अवयव का प्रतिबिंब हो। तो भैया परिभाषा बिल्कुल क्लियर होगी। परिभाषा कैसे क्लियर हो उसको समझना। क्या कह रहा है कि किसी फलन में ए के एक से अधिक अवयव समुच्चय बी के एक ही अवयव का प्रतिबिंब हो। तो प्रतिबिंब हो तो जैसे आप लोग बना लेना, ये आपका ए वाला है, ठीक है, ये आपका बी वाला है, ठीक है, ए वाला और बी वाला। क्या कह रहा है कि एक का, जैसे हमने लिख दे, एक लिख दें, दो लिख दें, तीन, यहाँ लिख दें 3, 4, 5 और 6। अब इसको हम दिखा दें, इनका और इनका दिखा दें, ठीक है, और इनका दिखा दें। अब तो एक क्लियर है, आप चाहो तो इनका दिखा सकते हो और इनका आप लोग इनके पास दिखा सकते हो, कर सकते हैं कि नहीं। यानी क्या कहा है समझना ध्यान से।
यहाँ पर किसी फलन में एक से अधिक मतलब समुच्चय बी के एक ही अवयव का प्रतिबिंब हो, तो यानी अवयव जो है एक वाला वो एक से अधिक होने चाहिए और बी के एक ही अवयव। तो देखो एक और तीन, ये एक के अवयव हो गए और बी के एक ही अवयव मतलब तीन से प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, बहु एक फलन। बहु मतलब ए वाला एक ही होना चाहिए और बी वाले के एक ही अवयव पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो एक और तीन का प्रतिबिंब देख सकते हो किस पर बन रहा है, तीन पर। उसी प्रकार छः पर बन रहा है किसका, एक और तीन का। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। यानी परिभाषा, किसी फलन में एक या एक से अधिक अवयव समुच्चय बी के एक अवयव का प्रतिबिंब हो तो क्या कहलाएंगे भैया, बहु एक फलन। ठीक है, और बहु एक फलन को क्या बोलते हैं भैया, एकाएकी फलन। ठीक है, इसको याद रखना। अब नंबर सी वाली बात आती है अंतरक्षेपी। तो अंतरक्षेपी हम बता दें, इस पार्ट की लास्ट परिभाषा है तो बिल्कुल क्लियर कर लेना इसको, अंतरक्षेपी। अब आपकी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं इस परिभाषा के बाद, तो इसको आप लोग क्लियर करना। अंतरक्षेपी फलन क्या होता है उसको समझ लेना। तो हम परिभाषा के साथ बता दे रहे हैं कि y के कम से कम एक अवयव जो x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, समझना बिल्कुल ध्यान से परिभाषा। जैसे x और y, तो x वाला ले ले, ये किसका है, y वाला। ठीक है, अब मान लो x बराबर एक दो तीन मान लिया, y में क्या मान लिया, चार और पाँच और छः। क्या बोला इसकी परिभाषा उसको समझना। अंतरक्षेपी फलन एक ऐसा फलन होता है जिसमें y के कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो x का प्रतिबिंब ना हो। तो y में एक अवयव छूटना चाहिए, तो छूटना मतलब लो इसका ये, इसका भी ये, इसका भी ए, तो वायु में एक अवयव छूट गया। तो जब छूट गया तो अंतरक्षेपी फलन। यानी क्या कहता है भैया आपका अंतरक्षेपी फलन, कि y का एक भी अवयव ऐसा हो जिसका प्रतिबिंब x से न बन रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, अंतरक्षेपी फलन। तो ये आपका कौन सा हुआ, छः। तो छः एक ऐसा अवयव है जिसका जो है फलन जो ये नहीं बना रहे हैं, कि x वाला कोई भी फलन इस पे आके मिल नहीं रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएंगे, अंतरक्षेपी फलन। तो ये बात हुई भैया आपके डिफिनीशन की। तो डिफिनीशन को आपको एक से दो बार क्लियर कर लेना है किसी भी कीमत पे भैया। अगर आप लोग चाहते हो सच में यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करना, तो आपको क्या होना चाहिए, परिभाषा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। परिभाषा के साथ आपके नोट भी याद करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो कि 10 में से 10 अंक प्राप्त करना, अगर भैया 10 नंबर पूछा जाता है, 10 में से आप लोग 10 चाहते हो, तो आपको परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो परिभाषा क्लियर कर लेना। उसके बाद अब बात आती है आपके क्वेश्चन नंबर, ये जो हमने क्वेश्चन पेपर गेस पेपर बनाया है कि जहाँ से अगर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो आप लोग जिसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो 2015-17 में पूछा गया था, अब ये 2013-16 में। आइए इसको सॉल्व करा देते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है, है कि जो गेस्ट पेपर के तौर पे हमने पेपर बनाया है कि यूपी बोर्ड एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। भैया देख सकते हो कि आपका ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x बराबर 1 2 3 4 और y बराबर 0 2 4 6, तब ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात कीजिए जो x ग्रेटर और इक्वल टू वाई, यानी ग्रेटर है बस, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर आर वाई, यानी x y से बड़ा है। आपका ये क्वेश्चन देखने को मिला था 2015 और 2017 में। भैया हम बता दें कि अगर आप लोग पेपर को करना स्टार्ट करते हो तो आपको क्वेश्चन को बिल्कुल तेजी से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल स्लो। क्वेश्चन को क्या कह रहा है उसके अर्थ को समझना है, तब जाके कहीं क्वेश्चन को करना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पाते देरी नहीं, क्वेश्चन को बस देख लेंगे क्या ज्ञात करना है, डायरेक्टली कर देते हैं, उनका क्या होता है, मार्क्स कट जाते हैं। तो भैया आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है, और फिर क्वेश्चन को लिखना कैसे है और एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव हमको कैसे डालना है, उसको समझने के बाद तब जाके आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, कुछ बच्चे भैया ये दिए देख लिए तुरंत आंसर लिख दिए, तो आप भैया ऐसी गलती मत करना। आप लोग जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसे क्वेश्चन को एक से दो बार पढ़िए, समय भी उतना रहता है, आप लोग समय को अपने मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर सुनना क्वेश्चन बिल्कुल धीरे से। यदि x बराबर इतना दिया है और y बराबर इतना दिया है, तब ऐसे क्रमित युग्म ज्ञात करना है। तो हमें कहने का अर्थ क्या ज्ञात करना है, क्रमित युग्म को ज्ञात करना है, ऐसे क्रमित युग्म को ज्ञात करना है जो x और y से बड़े हो, नहीं x जो y से बड़े हो। तो सबसे पहले लिख लेना यहाँ पर भैया कि दिया है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग डाल देना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोग सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है भैया, दिया है आपके दो समुच्चय दिए हैं, एक x बराबर दिए हैं, क्या दिए हैं उसको समझ लेना, 1 2 3 4 ये दिया है आपका, और एक दिया है y बराबर। ठीक है, y बराबर आपको क्या दिया है, 0 2 4 6। ठीक है, और एक शर्त दिया है x और ग्रेटर आर वाई, यानी ये शर्त है आपकी, शर्त ऐसे दिखाते चलना। अब सोल्यूशन में आपको क्या निकालना उसको समझना। ये तो आपका दिया था क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के बाद आपको करना क्या है, क्रमित युग्म निकालना है। तो लिख देना क्रमित युग्म, क्रमित युग्म या क्रमित युग्मों की संख्या निकालना है। तो क्रमित युग्मों की संख्या निकालने खातिर
आपको संख्या, तो क्रमित युग्मों की संख्या निकालने खातिर आपको कंडीशन दिया है, यक्स का ऐसा मान लेना है जो वाई से बड़ा है। तो बताना जरा यहाँ पर, अगर यक्स बराबर तुम 1 लेते हो तो 1 से छोटा मान वाई में क्या है 0, तो एक ये बन जाएगा। कामा कर देना, अगर y बराबर तुम ले x बराबर 2 ले रहे हो तो 2 से छोटा हुआ क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 2 तो इसके बराबर हो जाए, तो बराबर हमें नहीं लेना है, बस छोटा लेना है। अब इसी प्रकार अगर आप लोग इसका 3 ले रहे हो तो यहाँ से आप लोग 0 कर सकते हो। अगर फिर 3 ले रहे हो तो 3 कामा और 2 भी हो सकेगा। 4 तो लेंगे नहीं, क्या कि 4 3 से बड़ा है। अगर आप लोग 4 ले रहे हो तो 4 कामा 0 बन जाएगा, फिर आपका बन जाएगा 4 कामा 2। यही आपका क्या हो जाएगा भैया क्रमित युग्मों की संख्या। जब भी क्रमित युग्म निकालना है तो कंडीशन के अनुसार निकालना है। अगर आप लोग को कंडीशन पता है तो आप लोग क्रमित युग्म निकाल लेना। ये कंडीशन को आप लोग मत छोड़ना कि भैया डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई करके क्रमित युग्म निकाल दें, ये गलती आप लोग मत करना। ठीक है, क्या करना, जो कंडीशन दिया गया है ये कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ना, फिर जाके आप लोग करना। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। और बता दें कि यह क्वेश्चन आपका 2015 और 2017 का पूछा गया था। ठीक है, 2015 और 2017 का, तो इसको आप लोग अपने नोट्स में उतार लेना। ठीक है, अब बात आती है आपके क्वेश्चन नंबर 2 की, ये आपका क्लियर हुआ। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया है उसको पढ़ना। समुच्चय यक्स वाई संबंधी यक्स बराबर वाई, यक्स कामा वाई बिलोंग्स एन का अर्थ है कि यक्स में ऐसा संबंध है कि यक्स बराबर वाई, तो समुच्चय को किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 2013 और 16 का क्वेश्चन है भैया, समझना ध्यान से। क्या बोला है कि यक्स वाई संबंधी यक्स बराबर वाई, तो क्या दिया है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके भैया 2013 और 16 के हैं। तो दिए क्या हैं आपके, दिया है कि यक्स कामा वाई संबंध है यक्स बराबर वाई, और यक्स वाई बिलोंग्स एक यक्स फिर कामा वाई है, यक्स वाई बिलोंग्स यन। यन मतलब क्या होता है आप लोग को पता होगा, एन मतलब हमने बताया था नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है यक्स और वाई का मान ऐसा लेना है कि एन बराबर क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या। तो पहले सुन लेना, यहाँ पर लिख देना, यदि एन बराबर, और प्राकृतिक संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होती है आप लोग को पता होगा, 1 2 3 4 और डॉट डॉट होती चली जाती है। ठीक है, अब भैया कंडीशन के अनुसार से हमें क्रमित युग्म बनाना है। तो यक्स बराबर वाई, तो यक्स का जो वैल्यू लेने है वही वाई की, जो यक्स की वही वाई की, ऐसे करते चला जाना है। तो अगर यक्स बराबर 1 ले रहे हो, यक्स बराबर 1 तो वाई बराबर भी 1, यानी दोनों बराबर होने चाहिए। यक्स बराबर 2 वाई बराबर भी 2, यक्स बराबर 3 वाई बराबर भी 3, यक्स बराबर 4 वाई बराबर भी 4, यानी ऐसे मान लेना है कि सब आपस में क्या हो जाए बराबर। बाकी डॉट डॉट दिखा देना, ये आपके क्या हो जाएंगे भैया आंसर। ठीक है, और ये पूछे गए थे आपके 2013 और 2016, यानी 2013 और 16 के क्वेश्चन है। तो इसको भी आपको क्या करना है नोट्स में, यानी भैया मेरी आपसे बस यही इतनी रिक्वेस्ट है, आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्योंकि हमने बस उन्हीं क्वेश्चन को लिया है कि जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। यानी जितने भी यूपी बोर्ड अपने अब तक एग्जाम करा है उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बस हमने उसी क्वेश्चन को लिया है, बल्कि फालतू क्वेश्चन को हमने नहीं ऐड किया इसमें। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया बस उसी को। अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो आप लोग जाके 2013 के सेट 2016 के सेट में मिला लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है बस उतना ही पढ़ना है। ठीक है, और बाकी उससे बाहर से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। 2 क्लियर आपके हुए। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है उसको समझ लीजिए। और समुच्चय यक्स कामा वाई संबंधे वाई बराबर यक्स स्क्वायर, यक्स एक धन पूर्णांक को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये पूछा क्वेश्चन, देख लेना 2013, 15 और 17। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है भैया, तो इसको उतारना है। क्या कंडीशन है पहले उसको, क्वेश्चन डालने के बाद क्वेश्चन आपका तो हो गया, अब दिखाना क्या है उसको समझिए। जो दिया है पहले लिखने का तरीका समझिए कि कैसे आप लोग एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। तो दिया है, क्या दिया है पहले उसको समझाइए एग्जामिनर को कि भैया कि सर ये दिया था यक्स कामा वाई और संबंधे यक्स बराबर वाई स्क्वायर, और जहाँ यहाँ क्या है यक्स और वाई ये हैं आपके धन पूर्णांक। तो आप लोग पहले समझना कि धन पूर्णांक होते क्या हैं भैया। तो आपको पता है कि धन पूर्णांक 1 2 यानी जो जीरो के बाद के नंबर होते हैं। अगर कोई पूछा कि धन पूर्णांक, तो जीरो के बाद +1 +2 +3 और डॉट डॉट कर देना है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सब धन पूर्णांक है। अब कंडीशन आपकी क्या बोली है, y बराबर यक्स बराबर वाई स्क्वायर। इस कंडीशन को आपको फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है उसको समझिए। यक्स बराबर क्या लेते हो, अगर 1 लेते हो तो y का मान निकलेगा, या अगर समझो y बराबर 1 लेते हो, y बराबर 1 तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 का ही, तो आपका बन जाएगा 1 कामा 1। अगर y बराबर 2 लेते हो तो यक्स बराबर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4।
ठीक है, यानी दोनों समीकरण को आपस में बराबर करना है। तो यक्स की ऐसी वैल्यू लेना है, वाई की, दोनों जने आपस में क्या हो जाए भैया, बराबर। अगर यक्स बराबर तुम ले लो 4, तो वाई बराबर क्या लेना पड़ेगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तब ना जाके 4 आएगा। फिर अगर ऐसे बनाओगे तो हो जाएगा 9, 3, ऐसे बनाओगे तो 16, ऐसे आपको हो जाएंगे डॉट 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 कहाँ तक, जहाँ तक धन पूर्णांक होंगे, ठीक है, वहीं तक आपके क्या रहेंगे आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखने का तरीका आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहले जो दिया है उसको समझाइए, समझाने के बाद जो कंडीशन दी गई उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को हल करना है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2013 और 15 और 17, ठीक है, यानी 13, 15 और 17 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको इसको अपने नोट्स में उतार लेना है। अब बात आती है भैया क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आप लोग देखना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्या कह रहे हैं पहले उसको समझिए। जैसा कि हमने बताया आपको, आर इनवर्स को क्या बोलते हैं, आप लोग को पता होगा कि इसको बोलते हैं आपको इनवर्स रिलेशन, यानी क्या बोलते हैं उसको, प्रतिलोम संबंध, ठीक है। तो अब प्रतिलोम संबंध होता क्या है, हमने बताया था डिफिनीशन से कि क्रमित युग्मों के स्थान को चेंज कर दीजिए। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है भैया। तो ये फिक्स है कि आने वाला है, फिक्स मतलब यही नहीं, या इसके तरीके से आपको क्वेश्चन को बदल सकता है। ऐसा मत करना कि सर यही बताया था भैया यही आने वाला है, इसको हम उतार लें, और सर के बताया क्वेश्चन को नहीं आ रहा है तो आप बाद में आके कह करो कि सर आपने बताया तो क्वेश्चन आया ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है, आप लोग परिभाषा समझ गए, इसके आधार पर जो आ सकता है उसको भी कर सकते हो, लेकिन क्या पता ये भी आ जाए, तो आपको क्वेश्चन को मिस मत करना, और उसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन है उसको आप लोग क्या करना, लगा लेना, ठीक है। अब इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स आप लोग निकाल ही सकते हो, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है भैया। बताना जरा, आपका क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन ये है, आपके क्वेश्चन है आर बराबर दिए हैं यक्स कामा 2, उसके बाद दिए हैं वाई कामा 3, ये दिए हैं, उसके बाद दिए हैं जेड कामा 1, ये दिए हैं, और दिए हैं आपके जेड कामा 2। तो जेड कामा 2, अब ये दिए हैं, आपको इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स की परिभाषा हमने बताया था आपको, आर इन्वर्स इक्वल टू होता है क्या भैया, समझ लीजिए। आप सभी बताए थे कि क्रमित युग्मों के स्थान को चेंज कर दीजिए, तो बिल्कुल सिंपल सा आप लोग एक लाइन में कर सकते हो भैया इसको। आप क्रमित युग्मों के स्थान को 2 चेंज कर देना, तो 2 कामा एक्स बनेगा, और 3 कामा वाई बनने वाले हैं, और 1 कामा जेड बनने वाले हैं, और क्या बनने वाले हैं आपके 2 कामा जेड, ठीक है। यही आपके क्या होंगे बनने वाले, बस इसके बाहर से आपका कुछ बनने वाला नहीं है। ये आपका क्या हो गया भैया, हमने बताया था क्या हुआ, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अब आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनवर्स रिलेशन, ये भी आपका क्लियर हुआ। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर, ये अगला वाला, प्रांत और परिसर। हमने कैसा बताया था कि प्रांत और परिसर से एक क्वेश्चन आने वाला है, ये तो आप लोग लिख के रखिए कि प्रांत और परिसर से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको प्रांत और परिभाषा की परिभाषा पता होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर आपको नहीं याद है, एक बार याद करो, 2 बार याद करो, यार याद कैसे नहीं होगा, एक समय ऐसा होगा कि आपको याद होएगा। तो किसी भी कीमत पर प्रांत और परिसर की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अब भैया बात आती है प्रांत की, तो प्रांत क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो हमने बताया था क्रमित युग्म के सभी प्रथम है वो। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिखने से पहले क्या दिया है उसको भी लिखना जरूरी है। तो दिया है, सबसे पहले क्या दिया है भैया उसको समझ लीजिए। दिया है, दिए हैं कि मझले कोष्टक में x+1 और कामा x+5, ये तो आपके दिए हैं। कंडीशन संबंध है, संबंध दिया था क्या, x बिलोंग्स 2, 4, 6 और 8, ये क्वेश्चन दिया गया था। और इसका साल जो दिया था 2011 और 2013, ये साल आते हैं इसके, 2011 और 2013 का क्वेश्चन है ये। अब भैया बताना जरा, x+1 और x+5 में बिलोंग्स मतलब x मिल रहा है, तो x के स्थान पे रखना क्या है, 2 और 4 और 6 और 8। तो चलो रखते हैं, पहली बार रखोगे 2, तो 2 1 3 और 5 2 7, तो आपकी जो कंडीशन बनेगी वो बन जाएंगी 2 कामा 5 2, सॉरी 2 1 होने वाला है 3, क्योंकि जोड़ेंगे ना, 2 1 3 और 5 2 7, तो ये बन जाएंगे। और दूसरा बनाना चाहते हो 4 रखने के बाद, 4 1 5 और 5 4 9, ये बन जाएंगे। तीसरा रखना तो 6, तो 6 1 ओहो 7, यहाँ पर गलती हो गई थोड़ी सी, 7 और कामा समझ लेना, और यहाँ पर रखेंगे तो 6 5 11। अब भैया बताना अगला रखना है 8, 8 रखेंगे तो 8 1 9 और 8, फिर यहाँ पर रख देंगे 8 5 13, ठीक है। ये आपके बन जाएंगे कंडीशन, यानी कंडीशन के हिसाब से जो दिया था जिसमें बिलोंग्स कर रहा था वही रखना था। तो एक्स बिलोंग्स कितना कर रहा था, 2 4 6 8, तो रख देना, बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब हमें निकालना है इस भैया का प्रांत। तो हमने प्रांत की परिभाषा बताया था, तो प्रांत की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, क्रमित युग्म के सभी प्रथम आए हो, तो जो प्रथम है सबको ले लेते हैं। प्रथम क्या है, 3 है, उठा लो भैया, 4 हैं उठा लो भैया, 7 हैं उठा लो, और 9 उठा लो, ये आपके हो गए प्रांत। और इसी प्रकार आपका निकालना है परिसर। क्या निकालना है भैया,
परिसर। अब रही परिसर वाली बात, तो परिसर आप लोग देख सकते हो सेकंड वाले अवयव जो बचे हैं आपके, क्या बचे हैं 7, 9 और 11 और 13, ये सब क्या जाएंगे आपके परिसर। तो एक नंबर आपका यहाँ से, एक नंबर यहाँ से, दोनों मिला के आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन दिया था, तो दूसरा भी इसका इसी लगे देख लेते हैं। तो दिया था कंडीशन यक्स का वाई संबंध है यक्स और 2y मिला के 8। ठीक है, ये कंडीशन है, तो कंडीशन के हिसाब से हम किसी भी क्वेश्चन को करेंगे। तो कंडीशन क्या दिया था, x प्लस वाई को मिलाकर क्या बनना चाहिए 8। तो x की ऐसी वैल्यू लो और y की क्या मिलना चाहिए 8। भैया सुनो, हम x बराबर 0 कर सकते हैं, y बराबर 4 कर सकते हैं। बोलो बन जाएगा ना, 4 दूना 8। फिर क्या कर सकते हैं, 3 ले लो, 2 3 6 और x बराबर 2 ले लो, तो 2 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हो उसको सुनना, अगर हम ले लें चाहे तो 4 हो गया, 0 2 हो गया, और कुछ बन सकता है, जो भी बनेगा बना लेना। यहाँ पर अगर हम ले लें इसके बराबर x बराबर चाहो तो आप बना सकते हो 8 0। तो 0 4 2 3 8 0, माइनस में नहीं जाना है, अब लोग प्लस में लिखना है। अब भैया इसका प्रांत बताना है, तो प्रांत हमने बताया था बिल्कुल सिंपल सा, जितने भी प्रथम अवयव हैं तो प्रथम अवयव आपके क्या बने 0 2 और 8। ठीक है, और अगर परिसर निकालना है तो परिसर भी बिल्कुल इजी है। परिसर आपका क्या हुआ भैया, पीछे वाले अवयव 4 3 और 0, तो ये आपके प्रांत से 1 नंबर और ये आपके परिसर से, सॉरी 1 नंबर यहाँ से 1 नंबर यहाँ से, दोनों मिला के आपके 2 नंबर क्लियर। ठीक है, ये पूछा गया था आपका 4 नंबर। 4 नंबर इसलिए पूछा गया था कि 2 नंबर यहाँ से 2 नंबर यहाँ से, दोनों मिला के आपको कितने नंबर बने थे 4। तो प्रांत से भी आपके 4 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको प्रांत भी क्लियर कर लेना है। ठीक है, अब बात आती है इसके लास्ट क्वेश्चन की, इस साइड का जो लास्ट क्वेश्चन है, अभी इसको मिस मत करना, अभी इसके पीछे भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन होने वाले हैं, सबको आपको नोट करना है, और 2 तो पर में ऐसे जो आपके पूछे जाने वाले हैं। ठीक है भैया, तो आपको बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना। अगर आप लोग वाकई चाहते हो बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करना, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। भैया हम बता दें, अगर वीडियो लॉन्ग लग रही हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को स्किप कर देना। ठीक है, कुछ टाइम बाद फिर से आगे वीडियो को देखना, आधी देखना फिर आधी देखना, आधी देखना, यानी पार्ट वाइज करके देखोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी परिभाषा भी क्लियर होगी, क्वेश्चन भी क्लियर होंगे, सब कुछ क्लियर होंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहोगे कि भैया इकट्ठे ही सब खत्म कर लें, तो इकट्ठे खत्म होने वाला नहीं है। चाहो तो अगर आप लोग को ज़्यादा लॉन्ग पड़ा है तो थोड़ा शॉर्ट कर लो, थोड़ा टाइम आराम कर लो, फिर देखो, लेकिन आपको इतना देखना है कि क्लियरिटी पूरी होनी चाहिए, यानी आपको सब क्लियर होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, मान लीजिए समुच्चय n में r इतना दिया है, r a कामा b संबंध a कामा b इक्वल टू 2 इतना। अब संबंधों की संख्या भैया 15 22 और 23, तो क्वेश्चन आपका 15 22 23, तो ये आपका इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन बनता है, तो आपको अपने नोट्स में उतारना भी बनता है, तो उतार लेना भैया। अब भैया ये बताओ आपके संबंधों की संख्या, उससे पहले दिया है कंडीशन, कंडीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कंडीशन जो दिया है उसको याद करना। पहले कंडीशन क्या दिया था कि भैया r बराबर दिए थे a कामा b, और इनका संबंध था इससे a और b-2, और b का मान लेना था इतना। ठीक है, यानी b का मान आपको 6 से बड़ा लेना है, और वो दोनों आपस में क्या आने चाहिए बराबर। क्या बताओ, हम ले सकते हैं a बराबर ले लो आप 6 ले लो, और b बराबर ले लो 8, क्या ले सकते हैं कि नहीं भैया, ये बताना। ले लेना, तो जब हो जाएगा इस कंडीशन को आप लोग दिखा देना, a इक्वल टू b-2, यानी a का मान 6 और b का मान 8-2, तो 6 बराबर 6, यानी ये कंडीशन आपका क्या हुआ सही हुआ। तो इससे क्या हो जाएगा, a और b का जो मान हो जाएंगे वो बन जाएंगे 8-6, ये आपको क्या हो जाएगा बिल्कुल क्लियर सा आंसर। ये भैया 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, और 2 नंबर का कब कब पूछा गया था उसको समझ लीजिए। 2000 बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 का, फिर 2023 का, फिर 2015 का, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भैया 22 23 15, यानी चांसेस तो 2024 के बन रहे हैं, तो इसको भी अपने नोट्स में उतार लेना। ठीक है, अब एक साइड का हमारा पेपर हल हुआ, अब आपका एक साइड का केसेस पेपर हल हुआ, तो दूसरा केसेस पेपर की हल कर चलते हैं, नहीं दूसरा सेकंड पार्ट में कितना क्वेश्चन दिया उसको समझ लीजिए। अभी तो हमारा संबंध से पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे फलन से। ठीक है, क्योंकि संबंध और फलन दोनों मिला के 10 नंबर पूछे जाने देते हैं, तो आपका संबंध से भी आ सकता है और फलन से भी आ सकता है। अब भैया इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हमने बताया था क्या, क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में पढ़ना है, तो पढ़ना जरा ध्यान से। क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ संबंधे आर से आर न तो एकैकिक है और न ही आच्छादक। तो एकैकिक और आच्छादक की परिभाषा हमने बताया था भैया। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो 2013 19 और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2024 में चांसेस बन रहे हैं इसके आने के, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 13 19 और 20 का क्वेश्चन है, तो मिस तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और आना भी चाहिए। अब देखना भैया क्या दिया है,
सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ संबंधित आर से आर न तो एकैकिक न तो आच्छादक। जो कंडीशन दिया है ना एकैकिक है और ना ही आच्छादक है, ठीक है। अब इसको हल कैसे करेंगे उसको समझिए, बिल्कुल लिखना कैसे इसको, क्वेश्चन नंबर डाल देना, जो भी आपको क्वेश्चन रहेगा, जो भी पूछा गया यहाँ पर मान लेना। जैसे हम मान लें कि माना -1 कामा ए, क्या मान सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हो, मान लो बिलोंग करिए किसमें, ये आपका रियल नंबर, ठीक है। -1 कामा 1 बिलोंग्स किसमें करिए, रियल नंबर में। अब इसको हम कर सकते हैं, जो फंक्शन होगा आपका उसको हम कर सकते हैं कि f-1 और बराबर होता है f और 1 के, यानी दोनों फंक्शन आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ये आपस में बराबर होते हैं, लेकिन जब इसको हम फंक्शन को हटाएंगे तो -1 और 1 कभी बराबर नहीं होता है, ठीक है। -1 और 1 बराबर नहीं होता है, तो जब -1 और 1 बराबर नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, इससे सिद्ध होता है, इससे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है भैया, इससे हमें पता चलता है कि फलन एकैकिक नहीं है। तो फलन आपका एकैकिक नहीं हुआ, अभी तो एकैकिक सिद्ध हुआ। 4 नंबर का क्वेश्चन है भैया, तो इसको नोट कर लेना है, एकैकिक फलन एकैकिक नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो बीच में जो गलती है उसको सुधार लेना भैया। देखो यहाँ पर अभी तो हम इसमें बता रहे हैं तो आप गलती हो जा रही है, लेकिन आप लोग एग्जाम में बिल्कुल भी गलती न करना, कहीं भी कट नहीं होना चाहिए, ना भी कहीं आपको पेन को दोबारा वाइटनर का प्रयोग करना, ना ही कभी कट करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग बिल्कुल साफ राइटिंग में लिखे रहोगे तो एग्जामिनर का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर आप लोग का कुछ थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है तो आप लोग एग्जामिनर क्या होगा उसको सही कर देगा, तो इसलिए आपको कॉपी में कभी भी कट नहीं करना, ठीक है। अब फलन एकैकिक नहीं है, अब सिद्ध करना है कि आच्छादक भी नहीं है, तो आच्छादक की दूसरी कंडीशन, मान लो कि जो कंडीशन दिया है कि एफ एक्स बराबर क्या तुम्हारा फलन दिया था, एक्स स्क्वायर, ये दिया था। अब हम मान लेंगे जो फंक्शन है, जो फंक्शन आपका दिया है एफ एक्स, वो है आपका बिलोंग्स कर रहा है किसमें, रियल नंबर में, ठीक है। कोई फलन मान लो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, रियल नंबर में। अब जो इस फलन का प्रांत होगा, जो प्रांत और परिसर होंगे, ठीक है, उसको सुनना, जो इसका परिसर होगा वो जो होगा उप समुच्चय होगा, जो उप समुच्चय होगा किसका, सह प्रांत का। सह प्रांत हमने बताया थे किसको बोलते हैं, बताए थे परिसर को ही क्या बोलते हैं, सह प्रांत, ठीक है। अब भैया जो परिसर और प्रांत होंगे ये सब आपस में टूट के बनेंगे, तो जब ये आपस में टूट के बनेंगे तो इससे सिद्ध होगा कि फलन क्या होगा, आच्छादक भी नहीं होगा। तो इससे सिद्ध होता है फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है, आच्छादक नहीं है। तो 2 नंबर आपका एकैकिक से, 2 नंबर आच्छादक से, तो टोटल क्वेश्चन के नंबर बनने वाले हैं 4। और भैया ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 2013 और 19 और 20 में पूछा गया था, तो 2024 में ज़्यादा चांसेस बने, तो इसको आपको किसी भी कीमत पे अपने नोट्स में उतार लेना है, ठीक है। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में बहुत ही ज़्यादा चांसेस बने इस क्वेश्चन के आने के लिए। तो आपने अब तक कोई क्वेश्चन उतारा हो चाहे नहीं उतारा हो, लेकिन इसको उतार लेना। और ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर दे के जाने वाला है भैया, 8 से 10 नंबर। अगर लॉन्ग में पूछा गया तो 8, अगर उससे कम पूछा गया तो 5, लेकिन बहुविकल्पी में ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, इसलिए आपका 5 से 8 नंबर क्लियर होने वाला है। और मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है, किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो इसलिए किसी भी कीमत पे आपको ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। इसका ईयर भी देख सकते हो भैया, 19 का पूछा है, 20 का पूछा है, 22 का, 23 का है, हैंस क्लियर है, इससे 2024 में ये क्वेश्चन बन रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, किसी भी कीमत पे नोट करके 5 स्टार 6 स्टार जितना भी स्टार देना है आपको इसको स्टार दे लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको 1 से 2 बार या 3 से 4 बार जितनी बार हो सके आपको रिविजन करना है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। अब भैया इसको स्टार्ट करने से पहले अब हम बता दें कि आप लोग क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, क्या बोला है पहले उसको समझिए। दिया है कि यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध हैं तो सिद्ध कीजिए कि R1 क्या है, इंटरसेक्शन, ठीक है, R2 भी एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध क्या है भैया, हमने उसको बताया था, ठीक है। यानी R1 R2 समुच्चय A है, तुल्यता संबंध रखते हैं, तो सिद्ध कीजिए R1 और R2 भी एक A से तुल्यता संबंध रखते होंगे। तो सबसे पहले इसको लिखने के यहाँ पर लिखना, क्वेश्चन डाल देना। क्वेश्चन डालने के बाद लिखना कि हम जानते हैं तुल्यता संबंध भैया इसको क्लियर कर लेना, जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल सेम लिख के आना है, तुल्यता संबंध,
ठीक है, तुल्यता संबंध की परिभाषा से, तुल्यता संबंध की परिभाषा से, बिल्कुल समझने वाला क्वेश्चन है भैया। हम जानते हैं कि तुल्यता संबंध की परिभाषा से, अब परिभाषा से क्या होता है, तुल्यता संबंध कब होता है, तो हमने बताया था तुल्यता संबंध कब होगा, जब क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव, यानी हम उसको बता देते हैं सममित, संक्रमक और स्वतुल्य, जब तीनों संबंध आपस में फॉलो कर जाएंगे तब वो जाके क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध। तो आपको तीनों संबंध दिखाना है, तब जाके आपको कहीं 8 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप लिख देना कि हम जानते हैं तुल्यता संबंध की परिभाषा से R1 और R2 अलग अलग, R1 और R2 की अलग अलग बात कर लेते हैं। पहले हम R1 की बात कर लेते हैं, बाद में किसकी बात करेंगे, R2 की। तो भैया हम कोई दो समुच्चय मान लेते हैं। जैसे अगर आपको तुल्यता दिखाना है तो हम मान ले कोई A का A से, A कामा A बिलोंग्स R1। इसी प्रकार इधर मारते चलना, A कामा A बिलोंग्स R2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मानते चलना इसको। चलो मान लेते हैं 1, इसको मान लेना 2। ठीक है, अब मान लेना A कामा B और बिलोंग्स R1। ठीक है, और कर सकते हो B कामा A बिलोंग्स R1। हम ऐसा काहे कर रहे हैं, क्योंकि हमें तीनों संबंध दिखाना है, तो इसलिए हम कुछ कुछ मान रहे हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे A कामा B बिलोंग्स R2, फिर B कामा A बिलोंग्स R2। अब नंबर 3 वाली बात आती है। नंबर 3 क्या मानेंगे भैया, उसको समझ लेना। A कामा B बिलोंग्स R1, फिर मान लेंगे B कामा C बिलोंग्स R1, फिर एक और मान लेना कि A कामा C और बिलोंग्स R1। इसी प्रकार इधर वाला मान लेना, क्या मान लेना भैया, उसको समझना, A कामा B बिलोंग्स R2, फिर B कामा C कामा B, ये B है, क्या गलती हो रही है यार, C कामा B बिलोंग्स R2, फिर लिख देना कि A कामा C बिलोंग्स भी R2। दोनों कंडीशन सेम सेम दिखाना, यानी जो कंडीशन इधर दिखाना तभी इधर दिखाना, तभी जाके आपके क्लियर होंगे। ठीक है, यानी स्वयं का स्वयं से संबंध, ये आपका क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध। अगर A का जो रिलेशन B से, वही B का A से, क्या कंडीशन होगी भैया, क्या कंडीशन होगी, फटाक से बताना। जो अगर A का A से है, B का B से है, तो सममित संबंध। अगर A का B से है, B का C से, फिर C का A का C से है, तो उसे बोलते हैं संक्रमक। तो इधर तीनों रूल फॉलो किए, इधर तीनों रूल फॉलो किए। अब इसको दिखा देना, इसको दिखा देना क्या हो जाएगा, समीकरण की परिभाषा से लिख देना कि नंबर 1 क्या दिखाना है आपको, स्वतुल्य। क्या दिखाना है, इसको दिखा देना भैया, स्वतुल्य संबंध से, स्वतुल्य संबंध से दिखाएंगे। जब स्वतुल्य संबंध से तो क्या होने वाला है, उसको समझना भैया ध्यान से। स्वतुल्य संबंध से क्या होता है, ये A कामा A, ठीक है, A कामा A बिलोंग्स R1, और दूसरा कंडीशन क्या दिया था उसको समझना, A कामा A बिलोंग्स R2। तो भैया बताओ, इधर वाला सेम है, A1 और A, सॉरी A और A और A और A R1 से बिलोंग्स है। इससे हम कह सकते हैं A कामा A बिलोंग्स होंगे R1 और R2, दोनों साथ कर देना। ठीक है, R1 और R2, या इसको कह सकते हो A कामा A बिलोंग्स R1 इंटरसेक्शन R2। जब R1 R2 से बिलोंग्स कर देंगे तो हम कह देंगे कि A1 और A भी बिलोंग करेंगे R1 इंटरसेक्शन R2 से। समीकरण नंबर 1 वाली बात ध्यान सुनना, तीनों दिखाना पड़ेगा आपका, स्वतुल्य संबंध। और नंबर बी क्या होता है आपका, सममित। पहले दिखा देना एक बार, सममित संबंध क्या होता है भैया, सममित संबंध से। तो सममित संबंध हमें दिखाना है, तो सममित संबंध क्या होता है आप लोग को बिल्कुल पता होगा। A कामा B, ऊपर देखना है यहाँ पर, A कामा B कामा A बिलोंग्स R1, A कामा B R2, A B कामा A R2। तो इससे हम कह सकते हैं कि A कामा B और B कामा A दोनों भैया बिलोंग्स करेंगे, किस में करेंगे, R1 और R2 में, क्योंकि R1 और R2 में पहले ऊपर बिलोंग कर रहे थे। देख रहे हैं यहाँ पर A1 A और B, A B और A B B, ये दोनों मिल रहे हैं कि नहीं, तो जब ये मिल रहे हैं तो हम किसको मिला सकते हैं, R1 और R2 को, तो R1 और R2 कर सकते हैं। इसी प्रकार भैया हम कह सकते हैं कि A कामा B और B कामा A बिलोंग्स करेंगे R1 इंटरसेक्शन R2 में। ठीक है, अब लास्ट वाला संबंध क्या बचा आपका, संक्रमक। तो संक्रमक में भी हम क्या कहेंगे, संक्रमक संबंध से अब क्या होता है आपका, दिखाना सुनो ध्यान से, A कामा B, फिर B कामा C, फिर C कामा A, या A कामा C बिलोंग्स करेंगे R1 और आपके R2 से, R1 और
R2 से। अब भैया इसको आप कह सकते हो कि A कामा B और B कामा C, उसके बाद C कामा A बिलोंग्स करेंगे किस में, करेंगे R1 और इंटरसेक्शन R2 में। देखो किए कि नहीं, पहली कंडीशन, फिर यहाँ पे आपकी दूसरी कंडीशन, फिर आपकी कौन सी कंडीशन, तीसरी क्वेश्चन। यहाँ से आपके 6 नंबर क्लियर होने वाले हैं। पहले एक बार ये दिखा देना कि ए और ए बिलोंग्स इसमें, फिर ए भी इसमें, तो दोनों कंडीशन से अगर ये इसमें कर रहा है तो ये दोनों में करेगा, फिर ये इसमें कर रहा है तो ये भी दोनों में करेगा, अगर ये दोनों में कर रहा है तो ये भी दोनों में। तो वही दिखाए हैं कि ए और ए बिलोंग्स करा R1 में, ए और ए बिलोंग्स करा R2 में, इसलिए दोनों मिलाकर किस में करेंगे, R1 और R2 में। तो बीच में हम और के जगह पे इंटरसेक्शन का चिन्ह लिख सकते हैं। अगर आप लोग कक्षा 11 में समुच्चय वाला पार्ट पढ़े हो तो हमने बताया था कि और के स्थान पे इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, तो और के स्थान पे हम इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। इसी प्रकार ए और बी और ए बिलोंग्स करेंगे R1 और R2 में, तो और के स्थान पे ये देख देंगे इंटरसेक्शन। इसी प्रकार ये कर देंगे तीसरा संक्रमक, और के स्थान पे इंटरसेक्शन कर देंगे, यानी ए बी बी सी सी ए कर देंगे किसमें, R1 इंटरसेक्शन R2। यानी आपका क्या प्रूफ हुआ, स्वतुल्य संबंध प्रूफ हुआ, सम्मित संबंध प्रूफ हुआ और संक्रमक संबंध प्रूफ हुआ। तो इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होगा इससे भैया, जो आपका दिया गया था कि R1 R2 एक भी तुल्यता संबंध रखते हैं। यानी यहाँ से नीचे से लिख देना कि इससे सिद्ध होता है कि R1 और R2 एक तुल्यता संबंध रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि इसमें स्वतुल्य संबंध भी रखते हैं, सममित भी रखते हैं और संक्रमक भी रखते हैं। जब तीनों रखते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि यह तुल्यता संबंध भी रखते हैं। तो इसको भी एक से दो बार उतार लेना अपने नोट्स में, उसके बाद क्या करना है, उसको क्लियर कर लेना, ठीक है। यानी एक बार उतारने के बाद एक से दो बार उसको दोहरा लेना, ताकि वो क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया ये फिक्स क्वेश्चन है, आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों भैया ज़्यादा चांसेस हम कह रहे हैं, क्योंकि आपका ये 2022 का क्वेश्चन है और 23 का क्वेश्चन है और 2020 का क्वेश्चन है। तो बताओ आप लोग, 22 में पूछा, 23 में पूछा और 24 में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बने, इसलिए आपको इसको किसी कीमत पे याद कर लेना है, ठीक है भैया। अब बात आती है आपके अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है उसको देख लेते हैं आपका। तो ये है आपके अगले क्वेश्चन भैया, समझना ध्यान से। क्या दिया है आपका, यदि यप संबंधे R और G संबंधे R, ना सॉरी क्या समझना, यप संबंधे R से R और G संबंधे R से R फलन क्रमशः एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर, फॉर आल एक्स बिलोंग्स R। यानी इसको याद रखना है आपको, इसको बोलते हैं, आपको कहा गया आपका ये फॉर आल का चिन्ह है। तो आपको गोफ याद रखना है और फॉग याद रखना है। यानी क्या निकालना है आपको, गोफ और फॉग। क्वेश्चन 2015 का, 17 का, 19 का। तो चांसेस तो भैया बन रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को करने खातिर सबसे पहले कंडीशन जो दिया है, कंडीशन को लिख लो भैया। कंडीशन के हिसाब से आपका बन रहे हैं, और सुन लेना, ये GOF और FOG इसको याद करना नोट में। इसको बोलते हैं संयुक्त फलन। क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त फलन। तो ये आपका इसका नाम हुआ आपका संयुक्त फलन का। तो जो गोफ है और फॉग है उसको क्या बोलते हैं भैया, संयुक्त फलन। तो ये संयुक्त फलन है। अब हमें कंडीशन क्या दिया था उसको समझ लेना। दिया था कि हम यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया आप, जो फार्मूला हम जानते हैं, जो दिया गया था उसको उतार लेना। एफ एक्स इक्वल टू दिया था, क्या दिया था, कॉस एक्स, और जी एक्स इक्वल टू दिया था, क्या दिया था वो भी समझना, 3x स्क्वायर। अब हमको कंडीशन एक के हिसाब से निकालना है। पहले क्या निकालना है भैया उसको समझना, GOF। तो GOF की परिभाषा यानी गोफ की परिभाषा आपने पढ़ा होगा, जी बड़े कोष्टक में फंक्शन एफ इंटू एक्स, ये पढ़ा है। तो जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है उसको रख दीजिए, एफ एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स, तो हमने कॉस एक्स रख दिया, ठीक है। अब रखने के बाद जो फंक्शन है, जहाँ जी एक्स का फंक्शन दिया है 3x स्क्वायर, वहाँ एक्स के स्थान पे आपको रखना है ये कॉस एक्स। तो जो आपका फंक्शन है, फंक्शन क्या दिया था 3x स्क्वायर, तो इसी 3x स्क्वायर के स्थान पे आपको क्या रखना है, कॉस एक्स। यानी जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखना है, कॉस एक्स। तो रखोगे तो 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो चाहो आप इसको 3 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, लिख सकते कि नहीं, बिल्कुल ईजी है। तो आप लोग ये लिख देना। और नंबर बी वाला कंडीशन आपको निकालना है फॉग। तो फॉग निकालने खातिर फार्मूला वही होता है, यह कोष्टक में जी एक्स ये परिभाषा होती है। अब जो हमने बताया था फलन जी का मान दिया होगा, जी का मान क्या दिया है, कॉस एक्स। जब कॉस एक्स दिया है भैया तो उसको समझ लीजिए। अब क्या कॉस एक्स दिया है तो फंक्शन एफ वाला कितना था उसको समझना। सॉरी, ये जी एक्स की वैल्यू कॉस ना देके यहाँ पर दिया था, आपका गलती हो गया थोड़ा सा, इसको मिस कर लेना।
3x² दिया था, ठीक है, 3x²। अब x की वैल्यू क्या दी थी, cos x, और cos x के स्थान पे आपको रखना क्या था, x 3x², तो हो जाएगा cos 3x²। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2, और ये होंगे आपके ऊपर वाला समीकरण नंबर 1। और सिद्ध क्या करना था, फॉग और गॉफ आपस में बराबर नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मिला है 3cos² x और यहाँ पर मिला है cos² 3x, तो किसी भी प्रकार से आपस में बराबर नहीं है, तो इससे हम कह सकते हैं कि फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो आपके 5 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको फॉग और गॉफ निकालना आना चाहिए। अब भैया, अब बात आती है फॉग और गॉफ के बाद एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में। अब सुनना, ये थ्योरम आपको कैसे करनी है, पहले उसको पढ़ लीजिए फिर करना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये सबसे लास्ट में होने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022-23 आप देख सकते हो, 15, 17, 19, 22, 23, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपका 2024 में आ रहा है। लिख के ले लेना भैया कि 2024 के किसी न किसी सेट में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या तो आपका क्वेश्चन नंबर ये वाला या तो ये वाला, किसी न किसी सेट में आपको देखने को तो मिलने वाला है, तो इसलिए किसी भी कीमत पे आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आपका क्या दिया गया उसको पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय n का n पर संबंध r, जहां पर a कामा b r संबंध है c कामा d से a प्लस डी इक्वल टू b प्लस c एक तुल्यता संबंध रखते हैं। यानी a प्लस डी और b प्लस c क्या रखते हैं, एक तुल्यता संबंध। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमने पहले आपको बताया है क्या आना चाहिए, उसको समझ लीजिए। जब भी तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो आपको आना चाहिए, तुल्यता संबंध सिद्ध करने में 3 संबंध आपको क्या आना चाहिए। नंबर 1 स्वतुल्य, स्वतुल्य होना चाहिए, और नंबर 2 क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए, और आपको क्या होना चाहिए भैया, और आपका होना चाहिए संक्रमक। क्या होना चाहिए, संक्रमक। ये तीनों अगर संबंध है मिला के, तब आपकी कहीं जाके बनेंगे स्वतुल्य। तो स्वतुल्य वाला सॉरी तुल्यता वाला ज्ञात करने के लिए आपको तीनों की जरूरत पड़ने वाली है। ये 3 थ्योरम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है भैया, तो आपको किसी भी कीमत पे इसको आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका मान लेते हैं नंबर 1, दिखा देते हैं स्वतुल्य संबंध। क्या दिखा देते हैं भैया, स्वतुल्य संबंध। चलो स्वतुल्य संबंध को प्रूव करते हैं। तो स्वतुल्य संबंध प्रूव करने खातिर सबसे पहले बात आती है, जैसे हम कोई ले ले दो अवयव a कामा a बिलोंग्स करा दें R में, ठीक है। इसी प्रकार ले लें b कामा b बिलोंग्स करा दे किसमें, R में, ठीक है। दो फंक्शन ले लिए, बिलोंग्स करा दे किसमें, R में। तो इससे हम कह सकते हैं कि a कामा जो b दिया था कंडीशन के हिसाब से, वो बिलोंग्स करा था n क्रॉस n में। यह आपकी कंडीशन दी गई थी, ठीक है। इस कंडीशन के अनुसार अगर a कामा b बिलोंग्स करा n में, तो इसको हम इसका स्थान चेंज करके हम कर सकते हैं a कामा b बिलोंग्स करेगा n क्रॉस n में। अब ये हो जाएगा। अब बताओ आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कर सकते हैं। यानी आपका हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा, a कामा बी रिलेशन किससे रख रहे हैं, b कामा a से। यानी दोनों को दिखा सकते हैं भैया, अगर a और b इसमें मिल रहे हैं और b और a इसमें मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। जोड़ोगे आगे पीछे तो बात वही पड़ेगी, यानी a रिलेशन b और b रिलेशन a। आपका बिल्कुल क्या हुआ, क्लियर। ये तो आपका स्वतुल्य क्लियर हुआ। नंबर 2 क्या ज्ञात करना है उसको समझ लीजिए, सममित। सममित संबंध भी नंबर 2 आना चाहिए आपका, सममित। तो सममित कैसे आता है उसको देख लीजिए। तो सममित संबंध की बात रही, तो सममित संबंध होता क्या है, तो हमने बताया था कि जो a का b से वही b का a से होना चाहिए। तो मान लो a रिलेशन b कामा b रिलेशन a b से रिलेशन रख रहा है, b a से रख रहा है। इसी प्रकार कोई दो समुच्चय ले लो, जैसे हम ले ले a कामा b रिलेशन रख रहे हैं किससे, c कामा d से, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसका दिखा सकते हैं कि आगे पीछे कर सकते हो, c कामा d वो भैया रिलेशन रखेंगे किससे, a कामा b से। रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। अब इनको दोनों को जोड़ दो, a प्लस डी इक्वल टू कर सकते हैं b प्लस सी। इधर वाला कर सकते हैं हम इस तीर को c प्लस डी, और कर सकते हैं a प्लस बी। हाँ भैया दिखा सकते हैं, दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। अब जब ये जुड़ गए तो इसको हम कह सकते हैं a कामा b रिलेशन रख रहे हैं किससे, c कामा d से। तो इससे सिद्ध होता है कि c कामा d भी वो रिलेशन रखेंगे किससे, रखेंगे a कामा b से, ठीक है। यानी जब a कामा b रिलेशन रख रहे हैं c कामा d से, तो c कामा d भी रखेंगे a कामा b से। अब इससे सिद्ध होता है कि ये क्या होंगे आपके संक्रमक संबंध। यानी संक्रमक संबंध क्या कहता है, जो a का b से हो वही b का c से हो, ठीक है। वो क्या रहेंगे आपके संक्रमक संबंध। अब बात आती है सममित संबंध। अब बात आती है आपका नंबर 3 संक्रमक संबंध की।
तो आपका संक्रमक संबंध दिखा देते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा ये स्वतुल्यता है। तो संक्रमक संबंध वाली जब बात आती है आपका ये संबंध संक्रमक संबंध, तो जो संक्रमक संबंध आता है वो आप लोग दिखा दो इसी प्रकार, दो ले लो, ए रिलेशन बी का कर सकते हो बी रिलेशन सी, ठीक है। अब इसका दोनों को मिला कर सकते हो कि ए रिलेशन सी। यही ना होता है संक्रमक संबंध, जो ए का बी से हो वही बी का सी से हो, अगर ए का जो बी से हो वही बी का सी से, तो इससे हम कह सकते हैं ए का किससे होगा, सी से। ये किसका है, संक्रमक। अब इसको दिखाना है, तो दिखाना है तो दो अवयव ले लो, ए कामा बी रिलेशन रख रहे हैं किससे, सी कामा डी से। इसी प्रकार सी कामा डी रिलेशन रख रहे हैं किससे, सी कामा एफ से। अब वही जोड़ दो, ए कामा डी इक्वल टू बी प्लस सी, इधर वाला जोड़ दो, सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, यहाँ पर ई कर सकते हैं, ई और एफ है, ठीक है। अब भैया इसको आप लोग कर सकते हो कि बी वाला इधर लेके आओ और इधर वाला ऐसे कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, इसको कर सकते हो सी माइनस डी इक्वल टू ई माइनस एफ, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि सी माइनस डी आपस में क्या हो गया, बराबर, यानी ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, ई माइनस एफ का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध, यानी संक्रमक भी क्लियर हुआ। जो ए का इससे है, जो ए माइनस बी का सी माइनस डी से है, वही सी माइनस डी का किससे है, ई माइनस एफ से। तो इससे सिद्ध होता है कि जो सी माइनस डी का ई माइनस एफ से, वही किससे होगा, ए माइनस बी से। तो इससे सिद्ध होता है कि ए माइनस बी का रिलेशन किससे होगा, ई माइनस एफ से। तो ये क्या सिद्ध हुआ, संक्रमक। तो जब स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों हो गए, तो आप देख सकते हो कि संक्रमक, सम्मित और स्वतुल्य तीनों हो गया, तो इससे सिद्ध होता है कि ये क्या है, एक तुल्यता संबंध, ठीक है। तो आपका ये भी क्लियर, आपका क्या होगा, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब इस पार्ट की बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आने जा रही है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। मिस ना करने की वजह क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे इसको करना है सेम क्वेश्चन वैसे बिल्कुल सेम टू यू, बस यहाँ पर एक्स और वाई है, यहाँ पर क्या है, ए और बी। तो घबराने वाली बात नहीं है, किसी सेट में एक्स वाई दे सकता है, किसी सेट में ए और बी दे सकता है, बस देने वाली बात है। और इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है भैया, क्यों, देख सकते हो आप लोग खुद, 15, 17, 19, 22, 23 का क्वेश्चन है, तो इसलिए भैया इंपॉर्टेंट तो बनता है। तो हम इसमें से एक बताने वाले हैं, और एक लोग आप फटाफट करके बताओगे कमेंट बॉक्स में एक सर कि हाँ ये वाला भी क्वेश्चन हमको आ गया। तो हम इसमें आपको ये वाला कर दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपका 2024 में जो आ रहा है, ये आप लोग फटाफट हमें करके बताना है, ठीक है। अब बात आती है आपके इस पार्ट की बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। ये आपका होने वाला है, क्या होने वाला है पहले उसको पढ़ लेंगे एक बार। आपका दिया है इस पार्ट का बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय यन में परिभाषित संबंध आर, कंडीशन ये है एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, जहाँ एक्स कमा वाई बिलोंग्स एक तुल्यता संबंध रखते हैं। जैसे यही है बिल्कुल सेम, जहाँ 3 है 3 के स्थान पे आप लोग 2 कर लेना, और एक्स वाई के स्थान पर ए और बी कर लेना, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, और आपको किसी भी कीमत पे ये आना चाहिए, बिल्कुल समझना इजी। 8 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन को लिखना कैसे उसको समझ लेना। क्वेश्चन नंबर आपको डालने से पहले क्वेश्चन नंबर आप लोग डाल देना, यन बराबर आप लोग दिखा देना, क्या दिखाना भैया उसको समझ लीजिए, 1 2 3, अब प्लस हो गया डॉट डॉट डॉट, ये यन क्या है हमारा, एक नेचुरल नंबर, वो आपको बिल्कुल सिंपल सा पता है। अब आपको इसमें दिखाना है नंबर 1, 3 कंडीशन वही बताए थे आपका, नंबर 1 स्वतुल्य संबंध, क्या दिखाना है आपको, स्वतुल्य संबंध। तो जब आप लोग स्वतुल्य संबंध दिखाओगे भैया, तो स्वतुल्य मतलब बताए थे स्वयं का स्वयं से, तो मान लो यक्स बिलोंग्स कर रहा है यन में, क्योंकि यन का हमें लेना है, यक्स बिलोंग यन में कर रहा है, और इसको दिखाना क्या है, एक कंडीशन और सुन लेना, यक्स रिलेशन वाई, ये जो है यक्स और माइनस वाई वो किससे विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, ये कंडीशन आपको लेके चलना है, यक्स और वाई किससे विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है। और एक्स वाई 3 से विभाज्य। अब बताओ यक्स कोई मान लेना है वो प्राकृतिक संख्या जो किससे विभाज्य हो, 3 से। अब यहाँ कर सकते हो कि स्वयं का स्वयं से लेना है, एक ही एक्स और ले लो, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, और अब क्या हो जाएगा, 0 क्या होगा 7 से, सॉरी 7 कहाँ लिख रहे हैं हम, 3 से, 0 3 से विभाज्य होगा, 0 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है भैया। अब ये क्या हो गया आपका स्वतुल्य संबंध, यानी कोई स्वयं का प्राकृतिक संख्या ले लो, जैसे 3 के ले लो, 3 से 3 माइनस 3, अब वो बराबर किसके को है, 0 से, अगर 0 से विभाज्य है किससे विभाज्य होंगे, 3 से। अब ये स्वतुल्य हो गया। अब नंबर दो क्या दिखाना है आपका, सममित, क्या दिखाना है भैया, सममित संबंध। तो सममित संबंध दिखावे खातिर आपको ये समझना क्या दिखाना है, सममित में क्या होता है, हमने बताया था जो रिलेशन एक्स का वाई से है वही किससे होना चाहिए, वाई का एक्स से, समझना इसको,
एक्स कामा वाई बिलोंग्स एन, ये आपकी कंडीशन है। अब कंडीशन के हिसाब से आप मान लेना, माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स करा किसमें, रियल नंबर में मान सकते हैं। अतः एक्स माइनस वाई जो है 3 से विभाज्य, एक्स माइनस वाई किससे विभाज्य, 3 से विभाज्य है। कर सकते हैं कि नहीं, जब एक्स 3 से विभाज्य है, ये हमको दिखाना है 3 से विभाज्य हैं। अब भैया चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, तो वाई माइनस एक्स भी क्या होंगे, 3 से विभाज्य होंगे। जब एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य हैं तो वाई माइनस एक्स भी 3 से क्या होंगे, विभाज्य हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है और वाई माइनस एक्स भी क्या होंगे, 3 से विभाज्य होंगे, क्योंकि हमने माइनस कॉमन कर लिया। आप चाहो तो आप माइनस को हटा सकते हो, तो माइनस को हटाओगे भैया तो वाई माइनस एक्स भी क्या होंगे, 3 से विभाज्य होंगे। 3 से क्या होंगे भैया, 3 से विभाज्य हैं। अब बताओ, क्या हमें सममित संबंध यही ना कहता है कि एक्स माइनस वाई अगर 3 से विभाज्य हैं तो वाई माइनस एक्स भी क्या होंगे, 3 से विभाज्य होंगे। यही ना कहता है आपका सममित संबंध, क्या कहता है कि एक्स रिलेशन जो वाई का रख रहा है वही वाई किससे रखे भैया, एक्स से। तो वही कंडीशन आपको मिल गई। क्या मिल गई भैया, एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है तो वाई माइनस एक्स भी 3 से विभाज्य है। अतः ये क्या हुआ आपका स्वतुल्य संबंध। अतः हम कह सकते हैं नीचे एक्स रिलेशन वाई इक्वल टू वाई रिलेशन एक्स। ठीक है, अतः एक्स कामा वाई बिलोंग्स रियल नंबर, तो आर क्या होगा, एक सममित संबंध, यानी ये क्या हो गया आपका सममित संबंध। अब एक लास्ट बचा है आपका संक्रमक, जो इंपॉर्टेंट होने वाला भैया संक्रमक। ये तीनों दिखा दो, आपका प्रूफ हो गया पर में। संक्रमक संबंध, ये तीनों कंडीशन के हिसाब से दिखाना। संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध क्या होता है भैया, हमने बताया जो यक्स का वाई से है वही वाई का जेड से हो। तो आप 3 कंडीशन ले लो, यक्स कामा वाई कामा जेड। अभी तक 2 की जरूरत थी, लेकिन अब जरूरत पड़ेगी 3 की। तो यक्स वाई बिलोंग्स किसमें, एन में, और जो कंडीशन दिया है यक्स वाई बिलोंग्स एक रियल नंबर। अब भैया हमें ये बताओ, हम क्या कह सकते हैं, यक्स माइनस वाई विभाज्य है किससे, यक्स माइनस वाई विभाज्य है 3 से, एक्स माइनस वाई विभाज्य है 3 से है। ठीक है, अब इसको हम कर सकते हैं वाई माइनस जेड भी विभाज्य है 3 से। कर सकते हैं कि नहीं बताना, एक्स माइनस वाई विभाज्य 3 से और वाई माइनस जेड भी किससे विभाज्य, 3 से। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ दोस्तों, चाहो तो आप इसको जोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो बताओ, अगर आप लोग चाहो तो इसको जोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो, एक्स माइनस वाई और प्लस वाई माइनस जेड विभाज्य ये विभाज्य 3 से हैं। कर सकते हो कि नहीं बताओ। अगर हम कर सकते हैं भैया, एक्स माइनस वाई विभाज्य 3 से, वाई माइनस 3 विभाज्य जेड सॉरी 3 से, इसलिए हम दोनों को जोड़ दें, वो भी किससे विभाज्य होगा, 3 से। अतः वाई वाई से कैंसिल, आपका बचेगा एक्स माइनस जेड 3 से विभाज्य है। होगा कि नहीं होगा बताओ भैया। अब बताओ, आपका हो गया जोड़ने पर वाई 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 से कैंसिल, एक्स माइनस जेड से क्या हो गया, 3 से विभाज्य। हमें यही ना सिद्ध करना था कि एक्स माइनस वाई विभाज्य है 3 से और वाई माइनस जेड विभाज्य होगा 3 से। तो इससे सिद्ध होता है कि एक्स माइनस जेड क्या होगा, विभाज्य होगा किससे विभाज्य होगा, 3 से। अतः ये क्या है, एक संक्रमक संबंध। जब ये संक्रमक संबंध है, स्वतुल्य, देखो संक्रमक संबंध मिल गए और क्या मिल गया, सममित मिल गया और क्या मिल गया, स्वतुल्य। तो इससे सिद्ध होता है कि ये क्या हो गया आपका, एक तुल्यता संबंध रखता है। तो ठीक है भैया, बिल्कुल तुल्यता संबंध रख रहा है। अगर नहीं आया होगा तो एक बार इसको आप लोग रिपीट करके बिल्कुल अच्छे से देख लेना, ताकि क्लियरिटी अभी क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। अब भैया बताना, बिल्कुल सेम करना है, सेम टू यू करना है। क्या करना है भैया आपको, जहाँ यक्स था हमने वहीं ए और बी, ये हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं, ताकि आप लोग घर पे इसको करो, जहाँ यक्स वहाँ वाई रखो। ऐसा होगा कि करने से आपके क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होंगे। एक क्वेश्चन आपको हमने करवाया, एक क्वेश्चन आपको करना है। अगर नहीं आएगा तो फटाफट बता देना हमको, इसको हम कमेंट बॉक्स में इसको अलग से करवा देंगे। लेकिन आपको ये आना चाहिए, किसी भी कीमत भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब बता दीजिए आपके क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ईजी है, दूसरा पेपर जहाँ से ज़्यादा बनने हैं चांसेस बनने के। तो आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो बिल्कुल ईजी वे में। अगर नहीं करना है तो बिल्कुल समझना है क्या करना है, इसको भी हम करवा देते हैं। क्या करना है, आपका पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। और ये फॉग और गॉफ हमने निकालने का दोनों को फार्मूला बताया, तो ये डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर, आप क्या कर रहे हो। इसको तीनों को फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। ये मतलब ये दोनों छोड़ो, ये दोनों हम करवा रहे हैं आपको अभी। पर ये वाला जो क्वेश्चन है गॉफ और फॉग वाला, ये हमने निकालना आपको बताया, और ये हमें आप लोग से चाहिए और फटाफट चाहिए। 1 से 2 बार रिपीट करने के बाद हमें फटाफट आपको गॉफ और फॉग बताना है। फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि फॉग और गॉफ कितना आया है। ठीक है,
अब बात आती है, इसका हमने करवा रहे हैं और ये दो नीचे वाला, ठीक है, ये दोनों न्यू क्वेश्चन है, न्यू इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जोड़े हैं, तो इसको हम करवा दे रहे हैं। लेकिन आपका ये गॉफ और फॉग किसी भी कीमत पे ये हमें आपसे चाहिए, ठीक है। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अब भैया सुनना जरा, क्या दिया है आपका, ये दिए हैं आपके, पढ़ लीजिए कि सिद्ध कीजिए कि यदि यफ संबंध है ए से बी तथा जी संबंधित बी से सी एकैकिक है तो गॉफ संबंधी ए से सी भी एकैकिक होगा। ये आपको सिद्ध करना है, और सिद्ध कैसे करना है उसको समझ लीजिए। बिल्कुल इजी है, आपका क्वेश्चन पूछा गया था 19, 20 और 15, तो चांसेस तो बन रहे भैया, सब क्वेश्चन के चांसेस बन रहे, जितने भी हम गेस क्वेश्चन लिए सब क्वेश्चन के चांसेस बन रहे, तो इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। तो भैया मान लो हम इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार फिर से पढ़ लेना ध्यान से, बिल्कुल अपने नोट्स में लिख लेना। सिद्ध कीजिए कि यदि यफ संबंधी ए से बी तथा जी संबंधी बी से सी एकैकिक है तो जी और यफ संबंधी ए से सी भी एकैकिक होगा। ये क्वेश्चन आपको नोट्स में उतार लेना है अपने भैया। तो सबसे पहले क्या हम मान सकते हैं, इस क्वेश्चन से पहले आपको ए और बी नहीं दिया है तो मान लेना, माना समुच्चय, क्या मान सकते हैं भैया उसको समझना। माना समुच्चय आपकी ए बराबर हम मान सकते हैं ए कामा बी कामा सी, बोलो भैया मान ना सकते हैं ही, तो ए बराबर ये मान सकते हैं, बी बराबर आपका मान सकते हो डी ई एफ, और सी बराबर मान सकते हो आपका 1 2 और 3 मान सकते हैं। दोस्तों इसको बताने से पहले हम बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, इतनी मेहनत बस आप लोग के कर रहे हैं, तो इस मेहनत के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके उतना शेयर कर देना, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। बस मेरी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब बात आती है, इतना मान लेंगे, आपको दिखाना क्या है कि जी ओ एफ और एफ ओ जी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आप बताओ भैया, हम इसमें से ले लें आपका यफ संबंधी, पहले आप लोग बना लो ए से बी का ग्राफ, यानी फलन एकैकिक, मतलब एक का एक से फलन होना चाहिए। जैसे आप लोग ए वाला बना लो, ए वाला दिया है आपका ए बी और सी, और आपका बी वाला दिया है आपका, बी वाला क्या दिया है डी ई एफ। अब बताओ भैया इसको आप दिखा सकते हो, मान लो हम ए का एफ से दिखा दें, दिखा सकते हैं कुछ भी, बी का डी से दिखा दें और सी का ई से दिखा दें, दिखा दिए। इसी प्रकार आप लोग जी वाला दिखा दो, जी का संबंध जो बी से है और सी से, हमें एक एक आना चाहिए, यानी एक का एक से। अब भैया बताओ ये आपका डी ई एफ और सी वाले भैया क्या है आपके 1 2 और 3, क्या आप लोग इनको दिखा सकते हो, क्या दिखा सकते हो, हम डी का दूसरा दिखा दें, हम अपने मन से कुछ का कुछ दिखा सकते हैं, इसका 3 से इसका 1 से, कर दें कि नहीं, आपका हो जाएगा। इतना करने के बाद अब तीनों को मिला के बना लेते हैं, तीनों को मिलाने के बाद मिलाओ, देखो जिसे हम लिख दें ए बी सी, इसका लिख दें आपका हो जाएगा, ये भैया हैं आपके डी ई एफ, और लास्ट वाले भैया हैं आपके 1 2 और 3। अब बताओ ए का है एफ से, और बी का है डी से, और सी का है ई से। इसी प्रकार इसका है क्या नाम है, ई वाले का है 3 से, और इस वाले का है इन से, इस वाले का है इन से, है कि नहीं है, बिल्कुल देख सकते हो यही है। अब हमें दिखाना है कि जी ओ एफ और एफ ओ जी आपस में क्या है, बराबर है। बताओ भैया हम जब यक्स बराबर ए पर निकालेंगे तो ए किससे मिला है, यफ से, और यफ जाके किससे मिला है 1 से, तो आपका जी ओ यफ ए क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यक्स बराबर बी पे निकालेंगे तो जी ओ यफ बी देख सकते हो जाके मिला होगा 2 से। अगर यक्स बराबर हम सी पे निकाल दे तो जी ओ एफ सी जाके मिलेगा 3 से, देखना सी वाला ई से मिला, ई वाला 3 से, यानी जो हमारा कंडीशन आएगा, कंडीशन आपका ए और बी और सी जाके किससे मिला है 1 2 और 3, 1 का 1 से, बी का 2 से और सी का 3 से, यानी आपका एक फलन किससे बना रहा है, एक से फंक्शन। इससे सिद्ध होता है कि ये क्या है, जो जी ओ एफ है कौन से फंक्शन है, एकैकिक फलन है, तो इससे सिद्ध होता है कि ये क्या है, एकैकिक फलन है, ठीक है भैया। अब बात आती है आपके अगले क्वेश्चन की, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होने वाला है, उनका कठिन कार्य कुछ नहीं है। तो आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका होने वाले हैं क्या भैया उसको समझ लेना। ये आपके दिए हैं ए बराबर, ये आपके लिए दोनों छोड़े हैं हम, इसको आप लोग याद कर लेना एक बार, मतलब याद नहीं करना लगा लेना, ठीक है। अब ये आप कर रहे हैं, ये ए बराबर 3 4 ले लेते हैं, ए बराबर है 3 4 है, और आपका निकालना है बी बराबर दिया है आपका 4 5, और सी बराबर है आपका 5 8। ये क्वेश्चन आपके 18 और 20 में पूछे गए थे, 18 और 20।
तो इंपॉर्टेंट तो होने वाला है सब क्वेश्चन, एक भी कोई मिस हमें करना नहीं है। आपका पहला जो दिया है वो दिया है ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी। एक तो ये निकालना है, नंबर 2 का निकालना है आपको ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालोगे तो सबसे पहले जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आपका क्रॉस निकालना हमने बताया था क्रमित युग्म में, 3 का 4 से 3 का मत 4 बन जाएगा, 4 का 4 से 4 का मत 4 बन जाएगा, ठीक है। फिर 3 का 5 से फिर आप निकाल सकते हो 4 का 5 से, कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल। यानी एक बार 3 का, एक बार 4 का, एक बार 4 का और एक बार 5 का। इसी प्रकार जब हम निकाल लेंगे ए का सी से, तो सी से निकालोगे तो आपका बन जाएंगे 3 का मा 5 और एक बार बन जाएंगे आपके 3 का मा 8। एक बार 3 का कर देना, एक बार 4 का मा 5, एक बार 4 का मा 8। अब भैया आपको कंडीशन के हिसाब से सुनना क्या निकालना है जरा। तो यूनियन इंटरसेक्शन की बात हमने आपको बताया होगा। तो यूनियन इंटरसेक्शन को आप लोग कहते क्या है वो भी आपको पता होगा। यूनियन मतलब होता है सर्व मिलन और इंटरसेक्शन होता है सर्वनिष्ठ। सर्व मिलन मतलब सर्व मिलन मतलब क्या होता है कि जो दोनों में मिलता है उसको भी लो, जो नहीं मिलता है उसको भी लो। तो सिंपल सी बात है, जो मिल रहा है पहले उसको ले लेते हैं। 3 का 4 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, छोड़ो। ये मिल रहे हैं और ये और ये और ये। तो चलो भैया हम उतार लेते हैं आपका 3 का 5 को और उतार लेते हैं 4 का 5 को। अब जो बचे हैं उनको भी उतार लो। क्या उतार लें भैया, 3 का 4 और 4 का 4 और आपके हो जाएंगे यहाँ से, इस वाले में बचे हैं आपके 3 का 8 और आपके 4 का 8। ये तो हो गया आपका क्या, सर्व मिलन, यानी इसको बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं भैया, यूनियन। अगर कोई हिंदी में पूछेगा तो सर्व मिलन बोलते हैं, ठीक है। सर्व मिलन में क्या होता है, जैसे ला समास से पढ़े हो ना, जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी। तो इसमें जो मिल रहा था उसको ले लिए, जो नहीं मिल रहा है उसको भी। लेकिन एक कंडीशन और सुनना, ए क्रॉस बी निकालना तो है लेकिन यहाँ पर है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो मिलता है, तो जो सिर्फ मिला था उसी को लेंगे। तो क्या मिला था भैया, 3 कामा 5 और 4 कामा 5, दो ही ना चीज मिले थे, आप ऊपर देख सकते हो, 3 कामा 5 और 4 कामा 5, तो जो मिले थे बस वही आपका क्या जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। और इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। दो नाम समझना, सर्वनिष्ठ और इंटरसेक्शन। ये भैया आपका है सर्व मिलन और यूनियन, ठीक है। यूनियन और सम्मिलन और इंटरसेक्शन और सर्वनिष्ठ, ठीक है। अब इस पार्ट की बिल्कुल लास्ट सवाल होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार भैया, ये सेशन आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं वो बिल्कुल 1 शॉर्ट वीडियो में आपका संबंध और फलन खत्म कर सकें। अब आपका लास्ट क्वेश्चन ये रहा कि ये फलाना है जो भैया, ये फलाना क्या कह रहे हैं कि ये फलन यफ संबंध है आर से आर इस प्रकार है कि यफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो यफ इनवर्स 18, ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा था इसलिए हमने इसको उठा लिया है। अगर आप लोग चाहना तो एक दो अगर मिले आपको तो लगा लेना, ठीक है। कैसे लगाते हैं उसको समझ लेना। कंडीशन मतलब वही जो दिया है, तो हमने बताया था एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव डालना है, तो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। तो क्या दिया था, यफ संबंध आर इक्वल टू आर, ये आपके हो गए इस प्रकार से। अब आपका दिया है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 2, ये आपके हुए। अब कंडीशन ना, हमें मान किसका निकालना है, एफ इनवर्स 18 का। एफ इनवर्स 18 का हम बराबर मान सकते हैं कोई फलन यक्स मान लें। चलो भैया ये बताना हमें, इस इनवर्स को हटाना है तो आप लोग चाहो तो इनको इसको दे सकते हो, यफ एक्स हो सकता है। अब यफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ऊपर दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसके स्थान पर आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी कर सकते हो। अगर चाहो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आप इनको हटा दो, 18 माइनस 2 कर दो, प्लस को इधर लेके आओ माइनस हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर 18 से 2 जाएंगे 16, तो एक्स के बराबर आपके बनेंगे कड़ी में 16। और जब आपको कड़ी में 16 से मान बाहर निकालना होगा तो आएंगे प्लस माइनस का 4। अगर आप लोग चाहो तो एक बार एक्स बराबर प्लस 4 कर दो, एक बार कर दो आपके माइनस 4, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो प्लस 4 और माइनस 4, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों सेशन जो है आपका बहुत ही शानदार रहा होगा और बहुत ही अच्छे से आप लोग को सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो अगर दोस्तों बहुत अच्छे सेशन गया होगा और आपके सवाल बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि क्या हो सके कि जितने भी हमारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी दोस्त भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उनका यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर आ सके। क्योंकि दोस्तों बस इसी खातिर हमने स्टार्ट किया कि हमने कम समय में अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर दिलाना है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस श्रृंखला को स्टार्ट किया है।
और दोस्तों इस श्रृंखला को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा को क्या करना है, शेयर करना है। बस आप लोग के ऊपर यही डिपेंड करता है। तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को बता के क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे और आसानी से पढ़ना है, क्योंकि इसमें गेसेस क्वेश्चन को बताया गया है और उन क्वेश्चन को बताया गया है जो एग्जाम्पल हैं और जो इंपॉर्टेंट है, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी है, सब कुछ का सार मिला के इस क्वेश्चन में लेके हम आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और 1 से 2 बार इसको रिवीजन करना है और क्लियरिटी के लिए आपको 1 से 2 बार अपने नोट्स पे उतार लेना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।